राम राम एवरीबॉडी। चलो, कोई बच्चा ऐसा भी जो कल की क्लास में ना रहा हो? कहाँ थे ये जो कल क्लास में नहीं थे वो? चलो, एक काम करते हैं, हम लोग 10-15 मिनट में जो भी कल पढ़ा था उसके बाद रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टेंस क्या होता है? इट इज अ वर्ब फॉर्म। व्हाट डज दिस वर्ब फॉर्म डू? रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। तो देखो, ये जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, वो है टेंस, ठीक है? कल ये कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली थी, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन के लिए फिर से एक बार समझ लेते हैं जल्दी से। टेंस हम कहते हैं वर्ब की फॉर्म को, ठीक है? वर्ब की वो फॉर्म जिनके थ्रू हम टाइम के पॉइंट्स को रेफर करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, जैसे हमने पढ़ा कि वर्ब, तो वर्ब का मतलब होता है कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को, किसी एक्टिविटी को रेफर करे, ठीक है? जैसे गो है, प्ले है, टीच है, ट्राई है, फ्राई है, क्राई है, ठीक है? सो एनी वर्ड विच रेफर्स टू सम एक्टिविटी इज अ वर्ब। कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी एक्टिविटी को रेफर करे वो वर्ब होता है। फिर आगे वर्ब की फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूस फॉर्म, ठीक है? ये हो गए वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स। फिर हमने लिखा टाइम के पॉइंट्स। तो जो टाइम पॉइंट्स होते हैं जिनको रेफर करने के लिए वर्ब की फॉर्म्स यूज की जाती हैं, वो ये हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टाइम के पॉइंट्स होते हैं, इनको रेफर करने के लिए जो वर्ब की फॉर्म्स का यूज करते हैं, तो उन्हें हम टेंस कहते हैं, ठीक है? फिर हमने पढ़ा कि वो जो वर्ब होती है वो खुद एक एक्शन होती है, और उस एक्शन की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। जैसे वर्ब जो होता है ना, वो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड होता है। तो उस एक्शन की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, जिनको हम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नाम से जानते हैं। ऐसे। अब देखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या होता है, वो तो जनरली सेंटेंस में लिखा ही होता है, कोई ना कोई ऐसा टाइम एक्सप्रेशन जिससे हम जान जाते हैं कि वो प्रेजेंट है, या पास्ट है, या फ्यूचर है। लेकिन उसके साथ साथ में हमें डील करना पड़ता है एक्शन की स्टेट को, ठीक है? अब जो एक्शंस होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, या जो इवेंट्स जिनके बारे में बात की जा रही होती है, वो 4 टाइप्स के हो सकते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने कल ये पढ़ा कि बेसिक टाइप जो होते हैं किसी भी एक्शन के, वो 2 होते हैं। हमारे आसपास होने वाली जितनी भी घटनाएं होती है ना, वो 2 टाइप की होती हैं: या तो कंप्लीट या इनकम्प्लीट। कंप्लीट से मतलब होता है कोई ऐसा एक्शन जो टाइम के एक पॉइंट पे स्टार्ट हो गया, दूसरे पॉइंट पे जाके खत्म भी हो गया, ठीक है? तो मतलब ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे खत्म हो गया, तो ये कंप्लीट स्टेट का एक्शन है। इसके लिए हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंसेस। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो इनकम्प्लीट स्टेट में होते हैं। इनकम्प्लीट स्टेट का मतलब होता है वो एक पॉइंट पे स्टार्ट हुए, किसी दूसरे पे खत्म भी होंगे, लेकिन वो अभी उस पॉइंट पे नहीं है जहां पे खत्म होंगे, तो ये इनकम्प्लीट है। इनके लिए हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। फिर से देखो, समझ लो, कोई एक्शन एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो गया, तो ये हो गया परफेक्ट। कोई एक एक्शन किसी डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ, एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो जाएगा, तो ये हो गया इनकम्प्लीट, मतलब अभी हुआ नहीं, हो जाएगा, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो इस टाइप के एक्शंस जो होते हैं ना, वी कॉल देम डेफिनेट एक्शंस। डिफाइन का मीनिंग याद रहा? डिफाइन का मीनिंग बेटा कल क्या बताया था? लिमिट करना। डिफाइन करना मतलब किसी चीज को लिमिट कर देना, उसकी बाउंड्री सेट कर देना कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है? तो ये एक्शंस जो होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं डेफिनेट, कंप्लीट या इनकम्प्लीट टाइप के। फिर कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, लिमिट नहीं कर सकते कि वो कहां शुरू कहां खत्म, ठीक है? तो इस तरीके के एक्शंस जो होते हैं, ये बेसिकली होते हैं परमानेंट नेचर के, ठीक है? परमानेंट का मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते उनका बिगिनिंग, हम डिफाइन नहीं कर सकते उनका एंड, तो ये परमानेंट टाइप के एक्शंस होते हैं, इन्हें हमें कहना पड़ता है इंडेफिनिट। या कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक हुए, उसके बाद में वो कंप्लीट नहीं हुए।
सस्पेंड हो गए, सस्पेंड का मतलब रुक गए, फिर वो दोबारा स्टार्ट होंगे, फिर सस्पेंड हो जाएंगे, फिर स्टार्ट होंगे, फिर ऐसे हो जाते हैं, मतलब इस तरीके से होता रहेगा। तो हम इनको भी डिफाइन नहीं कर सकते कि इनका लास्ट पॉइंट या फाइनाइट पॉइंट क्या है। इन्हें हम कहते हैं फ्रीक्वेंट एक्शंस। फ्रीक्वेंट का मतलब जो रेगुलरली बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब ये जो परमानेंट है फ्रीक्वेंट टाइप के एक्शंस होते हैं ना, इनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब हम इन्हें डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक। ये होता है इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट स्टेट एक्शन की एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें वो या तो परमानेंट नेचर का होता है या फ्रीक्वेंट नेचर का होता है। तो ऐसे एक्शन जो परमानेंट या फ्रीक्वेंट हो वो इंडेफिनिट स्टेट के होते हैं, और उनके लिए इंडेफिनिट टेंसेस का यूज किया करो। परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शंस। तो हमें कैसे पता चलेगा कोई एक्शन इंडेफिनिट स्टेट का है, कॉन्टिन्यूअस स्टेट का है या परफेक्ट स्टेट का है? तो हमने ये ध्यान रखना, जो एक्शंस रेगुलर होते हैं, फ्रीक्वेंट होते हैं या परमानेंट होते हैं, वो होते हैं इंडेफिनिट, ठीक है। जो एक्शंस एक पॉइंट से स्टार्ट हो गए दूसरे पॉइंट पे खत्म हो गए वो परफेक्ट हैं, कंप्लीट स्टेट के हैं, परफेक्ट टेंस में लिखे जाएंगे। जो एक किसी डेफिनेट पॉइंट से स्टार्ट हुए दूसरे किसी डेफिनेट पॉइंट पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है, वो इनकम्प्लीट है, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखे जाएंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, अब वहां से हमने समझ ही लिया, फिर भी लिख लेते हैं। इसका यूज हम करते हैं तब जब हमें किसी ऐसे एक्शन को रेफर करना हो जो टेम्पररली गोइंग ऑन है। टेम्पररली गोइंग ऑन एक्शंस। ऐसे एक्शंस जो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, टेम्पररी का मतलब पर्टिकुलर, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए इफेक्टिव है, ना वो उससे पहले इफेक्टिव रहे होंगे ना वो उसके बाद इफेक्टिव रहेंगे, ठीक है, वो टेम्पररी है, उनके लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज क्या करो। अभी जो इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस है ना, इनका देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से डिफरेंस समझाता हूं। अब हमने ये दो सेंटेंस लिखे, आई एम टीचिंग टेंसेस एंड आई टीच इंग्लिश, ठीक है, कौन सा सही? दोनों ही सही। अब हम देख रहे हैं एक ही वर्ब है टीच, और उस वर्ब को हमने एक बार इंडेफिनिट टेंस में लिखा, एक बार कॉन्टिन्यूअस में लिखा, ठीक है। फिलहाल में दोनों ही सही हैं, लेकिन अगर ये दोनों सही हैं तो हमें इनको पढ़ के समझना या मानना क्या चाहिए वो भी देख लेना। अगर हम इंडेफिनिट टेंस लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है फ्रीक्वेंट है या रेगुलर है, ठीक है, और वास्तव में है भी, क्योंकि टेंस जो इंग्लिश पढ़ाना है वो मेरा रेगुलर एक्शन है, मेरा जॉब है, या मतलब रेगुलर एक्शन हो गया, तो हमने इसको इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया। आई एम टीचिंग टेंसेस जो हमने लिखा, ये एक्शन टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब ऐसे समझना, जैसे हम लोगों ने कल स्टार्ट किया, ठीक है, टेंस, और इसे हम खत्म करेंगे कब? 28 को स्टार्ट किया जून में, अच्छा मई में, चलो, और ये चलेगा कब तक? नेक्स्ट फ्राइडे को क्या डेट है देखो तो, नेक्स्ट फ्राइडे को डेट क्या है? हाँ, 6th? नहीं 6, 7th है, तो ये मान के चलो 7 जून तक चलेगा। वो भी कब? 3 PM टू 5 PM। तो ये जो एक्शन है ना, इसको हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसलिए लिखा क्योंकि ये एक डेफिनेट ड्यूरेशन के लिए वैलिड है, ठीक है। 28 जून से 7 जून, मतलब 28 मई से 27 जून, 7 जून 2019 तक, तो ये एक डेफिनेट ड्यूरेशन है, उसके लिए एक्शन वैलिड है। ना ये इस ड्यूरेशन से पहले वैलिड रहा, ठीक है, ना ये इसके बाद वैलिड रहेगा। तो इस तरीके के एक्शन जो टाइम के एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वैलिड हो, ना उससे पहले ना उसके बाद, वो टेम्पररी होते हैं, और उन्हें हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। और इसीलिए हम उन्हें डेफिनेट भी कहते हैं। डेफिनेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम उनको डिफाइन कर लेते हैं कि यहां से लेकर वहां तक, मतलब उनका एक डेफिनेट पॉइंट होता है जहां वो शुरू होते हैं, एक डेफिनेट पॉइंट होता है जहां वो खत्म होते हैं, तो इस तरीके के एक्शन हो गए डेफिनेट, ठीक है। तो खैर ये भी सही है, ये भी सही है। अब जो मैं पूछना चाह रहा था वो ये है कि मान लो अगर मैं किसी पर्सन से बात कर रहा हूं 29 मई को 4 PM, ठीक है, मान लो रिपोर्टिंग टाइम में किसी से बात कर रहा हूं 29 मई को 4 बजे, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से मैं उस समय किस स्टेटमेंट को रिपोर्ट कर पाऊंगा, 1 को या 2 को? हाँ, 1 या 2? दोनों ही। अबे वो तो इंडेफिनिट है, उसे तो कहीं भी रिपोर्ट करो, ये तो इंडेफिनिट एक्शन है,
इसको तो कहीं भी रिपोर्ट करो, इसको तो टाइम से डिफाइन ही नहीं करना है, इसको तो टाइम से लेना देना नहीं है, तो इसको तो हम कहीं भी रिपोर्ट कर सकते हैं, टीच इंग्लिश, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी। लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस तभी रिपोर्ट किया जा सकता है जिस समय वो इफेक्टिव हो, और हमें पता है 29 मई को 4 बजे वो एक्शन प्रोसेस में होगा, तो हम उसे रिपोर्ट कर लेंगे। अब मान लो ये हो गया 8 जून, टाइम वही 4 बजे, लेकिन डेट बदल गई। अब हम कौन सा स्टेटमेंट रिपोर्ट कर पाएंगे? अब केवल सेकंड कर पाएंगे, फर्स्ट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अब वो वैलिड नहीं रहा, अब वो वैलिड नहीं रहा। तो टेम्परेरी एक्शंस जो होते हैं ना, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही वैलिड होते हैं ना, वो उससे पहले वैलिड होते हैं ना उसके बाद वैलिड रहते हैं, उन्हें हम लिखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट का बेसिक डिफरेंस है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखे गए एक्शंस टेम्पररी होते हैं, वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वैलिड होते हैं, ना वो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन से पहले वैलिड रहे होते हैं, ना वो उसके बाद में वैलिड रहने होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल से ये बात समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, I watched a movie yesterday. I watched a movie yesterday. सही है गलत? सही है। yesterday का मतलब मान लो ये डे हो गया, ठीक है, ये 12 मिडनाइट टू नेक्स्ट 12 मिडनाइट हो गया, ये पूरा yesterday है। अब हमने कहा कि कल हमने एक मूवी देखी, कौन से टाइम देखी वो डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है, तो ये अभी इंडेफिनिट टेंस हमने सही लिख रखा है। मान लो इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज करूं और ऐसे लिख दूं, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम स्टडी का मतलब समझना, एट दिस टाइम का मतलब जो टाइम आज है, 3:30 आज बज रहे हैं ना, तो एट दिस टाइम स्टडी का मतलब 3:30 बजे कल। तो मान लो ये पूरा दिन है और ये वो पॉइंट है जब 3:30 बजे, तो अगर कोई एक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैलिड था तो उसे क्या मानोगे? टेम्पररी, फ्रीक्वेंट, परमानेंट, क्या मानोगे? टेम्पररी। कोई भी एक्शन जो टाइम के एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए इफेक्टिव हो, वो टेम्पररी होता है। टेम्पररी एक्शन कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखे जाते हैं, ये लोग गलत हो गया। अब अगर हम एट दिस टाइम ना लिखें तो वो सही था, एट दिस टाइम लिखा तो वो गलत हो गया। एट दिस टाइम होने से क्या हुआ कि हमने टाइम के एक पर्टिकुलर पॉइंट से उस सेक्शन को रिलेट कर दिया। तो कुल मिला के बात समझ लेना, हालांकि बहुत एग्जांपल आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक्स पहले क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। जब भी हम किसी ऐसे एक्शन को रेफर करें जो टाइम के एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही इफेक्टिव है, ना उससे पहले ना उसके बाद, तो वो टेम्पररी होता है और उसके लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया करो। तो अगर हम एट दिस टाइम ना लिखें तो हमारा इंडेफिनिट टेंस सही है, एट दिस टाइम लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक। तो कॉन्टिन्यूअस जो एक्शंस होते हैं ना, इनका सबसे बेसिक जो फीचर होता है वो ये होता है कि ये टेम्पररी होते हैं। प्रोसेस में होना एक चीज है, लेकिन टेम्पररी होना ये बेसिक चीज है, ठीक है। बहुत से ऐसे एक्शन होते हैं जो हमेशा प्रोसेस में रहते हैं, लेकिन वो टेम्पररी नहीं होते। एक दो एग्जांपल बताना। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द सन शाइन्स ऑल द टाइम, सन हमेशा शाइन करता रहता है, रिवर्स फ्लो करती हैं। तो वो एक्शन ऐसे हैं जो प्रोसेस में है, लेकिन वो टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट है। तो कोई भी एक्शन जो टेम्पररी है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। उसके बाद में आ गया परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, कंप्लीट और डन एक्शंस। ऐसे एक्शंस जो या तो कंप्लीट हो गए हैं या कंप्लीट कर दिए गए हैं, उनको हमें परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ता है। मतलब जिनका स्टार्टिंग और एंड दोनों पॉइंट डिफाइन हो गए वो कंप्लीट है, मतलब जिस कहां शुरू हुआ कहां खत्म हुआ हमें दोनों ही पता चल गया, तो वो कंप्लीट टाइप का एक्शन है, ठीक है। फिर आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक्शंस गोइंग ऑन फ्रॉम सम पॉइंट और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ऐसे एक्शंस जो है इनकम्प्लीट, गोइंग ऑन का मतलब समझना, गोइंग ऑन का मतलब क्या होता है? जारी, प्रोसेस में। ऐसे ऑनगोइंग एक्शंस, ऐसे इनकम्प्लीट एक्शंस जिनका पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन किया गया, उनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा करो। देखो हमने कल भी ये पढ़ा था कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट होती है ना एक्शन की, ये डुअल स्टेट होती है। डुअल स्टेट का मतलब जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं ना, तो उस एक्शन में दो स्टेट्स होती हैं, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। तो उन दोनों को एक साथ एक्सप्रेस करने के लिए हम ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर लेते हैं, या सीधे शब्दों में हम चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों टेंस मिला के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है।
जरूरत क्यों पड़ती है? एक एग्जांपल से देखो समझाता हूं। आई एम टीचिंग हियर सिंस 2013। ठीक है, देखो कल हमने पढ़ा कि जो टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं, ये बेसिक्स है, इन्हें ध्यान रखना, मैं एक दो बार रिवाइज करवा देता हूं, लेकिन उसके बाद फिर जिम्मेदारी तुम्हारी हो जाती है। जैसे जब हमें टाइम को एक्सप्रेस करना होता है, क्योंकि टाइम तो 4 डायमेंशन है, एब्सोल्यूट है, तो हम उसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे? तो हम उसको क्वांटिफाई करते हैं दो तरीके से, इधर इन पॉइंट्स और इन ड्यूरेशन। देखो है पता है क्या, जो टाइम हमारी मतलब अपनी टाइम को लेकर जो हमारा अपना कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से टाइम जो है ना वो एटर्नल है, शाश्वत है, इसका कोई आदि अंत है नहीं। वो बिग बैंग वगैरह लोग कह देते हैं बिग बैंग है, वो नाटक वाटक, वो पता नहीं कितनी बात सच है कितनी झूठ है, वो थ्योरी है। ठीक है, तो टाइम जो है ना वो एटर्नल है, मतलब हमारा जो अस्तित्व है वही टाइम है, मतलब तो एटर्नल है, शाश्वत है, इसका कोई अंतवंत है नहीं। ठीक है, लेकिन अब हम इसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे? ये तो अनंत है, तो हम इसको क्वांटिफाई या मेजर कैसे करेंगे? तो हम इसको करते हैं या तो पॉइंट्स में, जैसे ये दो पॉइंट हो गए, एक ए और एक बी, तो ये पॉइंट ही हमारे लिए टाइम है। ठीक है, जैसे 2 PM, तो ये पॉइंट टाइम हो गया। या किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की जो ड्यूरेशन है, गैप है, वो टाइम हो गया। जैसे ए बी है, हमने इसको मान लिया पॉइंट, जैसे हमने यहां पे लिखा 2 आवर्स। तो टाइम को जब हम फिजिकल वर्ल्ड में रेफर करते हैं, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं टाइम को एक्सप्रेस करने के, या तो आप पॉइंट को टाइम कहोगे या ड्यूरेशन को टाइम कहोगे। ठीक है, पॉइंट क्या होता है वो सबको पता ही चल गया। ठीक है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का जो गैप होता है, जिसे हम ड्यूरेशन कह रहे हैं, वो भी टाइम है, मतलब ये ड्यूरेशन बीच के ये भी टाइम है, और ये दोनों पॉइंट्स जिनके बीच में ड्यूरेशन है ये भी टाइम है। तो हम टाइम को क्वांटिफाई करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए पॉइंट्स और ड्यूरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट या ड्यूरेशन होता है टाइम का मतलब। लेकिन फिर हमने एक चीज और भी पढ़ी थी, कि जब हम किसी टेंस में टाइम को रेफर करते हैं, वो जो टेंस है वो वर्ब की फॉर्म है, आपको वर्ब की फॉर्म टाइम के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ेगी, तो कौन सा टाइम है उसका रेफरेंस भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो टाइम के रेफरेंस होते हैं सेंटेंस में, वो भी दो होते हैं। एक वो टाइम जब वो काम हुआ, एक वो टाइम जब उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर से समझ लेना, हमने कहा कि टेंस वर्ब की फॉर्म होती है जिसको हम यूज करते हैं टाइम के पॉइंट्स को रेफर करने के लिए। तो अगर हम वर्ब की फॉर्म का यूज करते हैं टाइम को रेफर करने के लिए, तो टाइम कौन सा है ये बताना भी पड़ेगा, तो उसको रेफर करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस टाइम के लिखने पड़ते हैं। अच्छा, कुछ टाइम के रेफरेंस, दो रेफरेंस यहाँ पे बेसिकली होते हैं, एक वो जब काम हुआ, मतलब एक वो टाइम का पॉइंट जब वो काम हुआ, मतलब जिससे हम एक्शन को रिलेट कर रहे हैं, और एक वो टाइम जब हम उस एक्शन के बारे में किसी और को बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझना। कुछ टाइम एक्सप्रेशंस तो जो तो टाइम रेफरेंस होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं, डेफिनेट होते हैं। जैसे हमने कल भी पढ़ा कि अगर हम यस्टरडे लिख देंगे और टुमारो लिख देंगे, तो ये जो टुमारो है ये फ्यूचर का पॉइंट है, यस्टरडे जो है वो पास्ट का पॉइंट है, तो ये तो डेफिनेट टाइम पॉइंट्स होते हैं। लेकिन अगर मान लो हम यस्टरडे और टुमारो ना लिख कर, या हम यहां पे हम लिख दें आज क्या वेंसडे, आज मान लो हम वेंसडे लिख दें, अब इसे क्या मानोगे, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर? हाँ, कुछ नहीं, हम इसको कुछ नहीं मान सकते, क्योंकि वेंसडे तो है, पिछले वीक में भी आया था, आज भी वेंसडे, और अगले हफ्ते फिर से वेंसडे आएगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे वेंसडे क्या है? तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक दूसरा टाइम का रेफरेंस, कि ये बात कई कब की जा रही है, जिस वेंसडे की हम बात कर रहे हैं उससे पहले ये बात कही जा रही है, उसके बाद में कही जा रही है, वेंसडे को ही कही जा रही है, तो हम जान पाएंगे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ठीक है, फिर से एक एग्जाम्पल देखो, कोई ऐसा बच्चा जो कल वाली क्लास में ना रहा हो, आप छोड़ो, खैर लड़कियों से तो मैं क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन तुम लोगों को मना नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आया तो ना पूछ लेना, भरपूर फायदा उठाना। तो बता बेटा, ये जो 2019 ईयर है, इसे हम प्रेजेंट माने, पास्ट माने या फ्यूचर माने? नहीं 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 नहीं, वो पीछे बेटा, 2019 को बच्चे हम क्या कहें, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? प्रेजेंट। अब देखो, वास्तव में ये प्रेजेंट ही हमें कहना, मतलब अगर हम अपनी बात करें तो हमें इसे प्रेजेंट कहना चाहिए, क्योंकि आज हमारा एग्जिस्टेंस 2019 में। लेकिन बेटा अगर ये बात मैंने तुमसे 2018 में पूछी होती, तब क्या कहते इसे? फ्यूचर। चल, और 2020?
क्या हो गया अभी? पास्ट। अगर हम 2019 को रेफर करें 2020 में तो ये पास्ट है। आज ही बात करें तो ये प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर 2018 में बात की होगी तो फ्यूचर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? 2019 कुछ नहीं है, ना प्रेजेंट है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर है, और फिर सब कुछ है। तो ना तो ये प्रेजेंट है, ना ये पास्ट है, ना ये फ्यूचर है, ठीक है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं इनडायरेक्टली वो समझ लेना, ये जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टर्म है ना, ये रिलेटिव टर्म है, ये अब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं कि 2019 पास्ट है, पास्ट ही रहेगा, ठीक है, फ्यूचर है, फ्यूचर ही रहेगा, या प्रेजेंट है, प्रेजेंट ही रहेगा। वो रिलेटिव है। रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव टू टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, कि उसके बारे में बात कहां से हो रही है। अगर हम उसके बाद 2019 में करें तो वो प्रेजेंट बन जाएगा, 2018 में करें तो फ्यूचर बन जाएगा, 2020 में करें तो पास्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले एक चीज समझ लेना कि जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हम टाइम के पॉइंट्स लिखते हैं, ये टाइम के पॉइंट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ये रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव टू द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, जब हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं उससे रिलेट करके हम जान पाते हैं इसे हम प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं, फ्यूचर के हैं। अब इस एग्जाम्पल पे हो, ये जो एग्जाम्पल हमने लिखा है, आई एम टीचिंग हियर सिंस 2013, तो जो सिंस प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं ना, इसके थ्रू हम टाइम के उन पॉइंट्स को रेफर करते हैं जहां से कोई इवेंट स्टार्ट हुआ हो। तो ये जो टीचिंग वाला एक्शन है ना, 2013 से स्टार्ट हुआ, मतलब सिंस का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर ये स्टार्ट 2013 में हुआ तो फिर हुआ भी होगा कभी तक, हुआ कब तक फिलहाल में ये? अरे भाई, अगर ये एक्शन 2013 में स्टार्ट हुआ तो फिर कब तक हुआ? टिल नाउ, जब हम आज बात कर रहे हैं तब तक। इसका मतलब ये एक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं 2013 से स्टार्ट हुआ और आज 2019 तक ये हो चुका। आज जब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस समय एक्शन कौन से स्टेट में, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है ना, अभी तो चलता रहेगा। क्या जिंदगी भर पढ़ाया जाएगा? ना, ऐसा तो नहीं है इटर्नल एक्शन है कि मैं हमेशा ही पढ़ाता रहूंगा। कहीं ना कहीं तो जाके बंद ही होगा, कहीं तो कहीं खत्म होगा, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कहीं तो बंद होगा। तो इसका मतलब ये एक्शन बेसिकली है इनकम्प्लीट। अभी जिस पॉइंट पे हम उसकी बात कर रहे हैं उस समय वो इनकम्प्लीट एक्शन है, क्योंकि वो इससे ज्यादा भी चलेगा। लेकिन जब से ये स्टार्ट हुआ, जब इसकी बात की जा रही है, इस बीच में इसने इतना कंप्लीशन भी अचीव कर लिया, 6 इयर्स का। अच्छा, ये जो 6 इयर्स का कंप्लीशन है, ये कंप्लीशन कैसा है, पार्सल या टोटल? ये पार्सल कंप्लीशन है। मतलब जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका एक पार्ट है कंप्लीट और एक पार्ट है इनकम्प्लीट। मतलब हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक शुरू होने से लेकर जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय तक एक पार्ट हो गया, और एक पार्ट उसके आगे का हो गया। उसके आगे का पार्ट जो वो इनकम्प्लीट है, जब से शुरू हुआ, जब हम बात कर रहे हैं वो कंप्लीट है। तो अब हमें एक ऐसा टेंस लिखना पड़ेगा जो इस कंप्लीशन को, फिर से समझ लेना है, टोटल कंप्लीशन नहीं है, ये पार्सल कंप्लीशन है। एक पार्ट कंप्लीट है, एक पार्ट इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो अब हम एक ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों ही है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना पड़ेगा। वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या करेगा, ये भी शो करेगा कि एक्शन कंप्लीट है और ये भी शो करेगा इसका इतना पार्ट कंप्लीट है। अच्छा, ये जो पार्ट कंप्लीट है 6 इयर्स, ये हमें पता तभी चल पाता है जब या तो हम वो पॉइंट लिखें जहां से वो काम शुरू हुआ, या फिर वो ड्यूरेशन लिखें जितना वो हो गया, ठीक। इससे फर्क कोई नहीं पड़ता कि तुम पॉइंट लिखोगे या ड्यूरेशन लिखोगे। कल भी समझाया था, फिर से एक बार समझ लो। मान लो अगर हम 2019 में ये कहें कि मैं 6 साल से यहां पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब मैंने कब पढ़ाना शुरू किया होगा? 2013 में, ठीक है भाई। अगर मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब आप 6 ईयर बैक चले जाओ, 2013 से पढ़ाना शुरू किया होगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूं 2013 से पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब मुझे कितना टाइम हो गया होगा पढ़ाते हुए? 6 इयर्स। तो इसका मतलब अगर हम पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, तो ड्यूरेशन अपने आप एस्टिमेट कर लेंगे। ड्यूरेशन लिखेंगे तो पॉइंट अपने आप एस्टिमेट कर लेंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने पॉइंट लिखा है, ड्यूरेशन लिखा, फर्क बस इससे पड़ता है कि लिखो, या तो पॉइंट लिख दो या ड्यूरेशन लिख दो। तो कोई भी इनकम्प्लीट एक्शन जब हम पॉइंट ड्यूरेशन के साथ लिख देते हैं तो उसके दो पार्ट बन जाते हैं, एक पार्ट कंप्लीट होता है, एक पार्ट इनकम्प्लीट होता है। तो हमें उसके लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट होती है ना एक्शन की, ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें लिखा गया एक्शन कंप्लीट भी होता है, इनकम्प्लीट भी होता है। अच्छा, वो कंप्लीशन होता है पार्सल, वो टोटल नहीं होता। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी एक्शन को लेकर ये शो करना हो कि वो एक्शन एक पार्ट में कंप्लीट और एक पार्ट में इनकम्प्लीट है। उसके लिए वो टाइम या पॉइंट लिखना मैंडेटरी होता है, उसके बगैर कंप्लीशन पता नहीं चल पाता। अगर पॉइंट या ड्यूरेशन लिखोगे नहीं तो ये पता नहीं चल पाएगा एक्शन कंप्लीट है या नहीं, ठीक है। मान लो जैसे हम सिंस 2013 हटा दें तो फिर वो कंटिन्यूअस सही होगा, ये गलत हो जाएगा। अगर हम सिंस 2013 वहां से रिमूव कर दें तो वो सेंटेंस गलत हो गया। आई हैव बीन टीचिंग हियर लिख नहीं पाओगे, उसके लिए पॉइंट ड्यूरेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एस्टिमेशन होगा ना कंप्लीशन का, वो पॉइंट ड्यूरेशन के रिलेशन में होगा। अगर वो लिखोगे नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा, फिर इसको कंटिन्यूअस टेंस में लिखना पड़ेगा, आई एम टीचिंग हियर। अब पॉइंट ड्यूरेशन लिख दोगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखना पड़ेगा।
ठीक। तो ये स्टेट्स ऑफ एक्शन होते हैं, ऐसा समझना। फिर से एक बार बता देता हूं, जो हम टेंस यूज करते हैं ना, वो एक्चुअल में टेंस केवल टाइम के पॉइंट को एक्सप्रेस नहीं करता, वो एक्सप्रेस करता है एक्शन के स्टेट को भी, कि जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो कौन से स्टेट का है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो एक चीज है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पता करना तो आसान बात होता है कंपेटिवली, वो तो सेंटेंस में कोई ना कोई रेफरेंस दिया होता है, उससे हम जान जाते हैं कि जिस एक्शन की बात की जा रही है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। दिक्कत होती है तब जब हमें ये पता लगाना होता है कि कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है, इंडेफिनिट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिक बातें ध्यान रखो कि जो कंप्लीट इनकम्प्लीट एक्शंस होते हैं, ये होती हैं डेफिनेट स्टेट ऑफ एक्शन या बेसिक स्टेट ऑफ एक्शन। कि बेसिकली एक्शन दो ही टाइप के होते हैं, या तो कंप्लीट या इनकम्प्लीट, या तो शुरू हो गया कहीं पे खत्म होगा जाके, या शुरू हो गया खत्म हो चुका, ठीक है। जिसके दोनों पॉइंट पता चल गए, स्टार्टिंग का और एंड का, जो मतलब शुरू होकर खत्म हो गया वो तो परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, जो शुरू हो गया खत्म नहीं हो पाया अभी प्रोसेस में, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। अच्छा, जो कंप्लीट इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं है वो इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा, जो कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों ही है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। तो बेसिक स्टेट हो गई ये दो, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। जो ना कंप्लीट है ना इनकम्प्लीट है वो इंडेफिनिट है, और जो कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों ही है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं। एक छोटी सी चीज मैं और यहाँ पे समझाना चाहूंगा तुम्हें, ये जो टाइम रेफरेंस वाली बात हमने की थी ना, अगर ये किसी को हवा हवाई लग गई हो, ठीक है, क्योंकि जनरली टेंस इस तरीके से जब बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं तो वो पहली बार ऐसे देख रहे होते हैं, ठीक है। इससे पहले तो चुका है, चुकी है, ता है, ती है चल रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई हो तो मैं उसकी अपनी तरफ से जिम्मेदारी मान के उसको भी देखो क्लियर करता हूं कि ये टाइम ऑफ रिलेशन और टाइम ऑफ रिपोर्टिंग क्या है। He dash the letter at 5 p.m. Post posted or will post. हे प्रभु, क्या होगा इस दुनिया का। क्या नाम है, एक बताओ, वो पड़ोसी नाम बताओ। वैभव मिश्रा। वैभव मिश्रा, एक चीज बताओ, ये जो ब्लैंक हमें फिल करना है इसके लिए हमारे पास ये वर्ब ऑप्शन में है, और हम देख रहे हैं वर्ब तो एक ही है लेकिन हमने उसके 3 टेंस अलग अलग दिख दिए। पोस्ट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पोस्टेड हो गया पास्ट इंडेफिनिट, विल पोस्ट हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। वैभव मिश्रा, तुम इनमें से कौन सा यूज करोगे, या हमें कौन सी वर्ब मतलब कौन सा टेंस यूज करना चाहिए। हे प्रभु। हाँ, पोस्टेड यूज करना चाहिए। कैसे जान गए बात। हाँ, टाइम टाइम दो बार दिया, टाइम क्या। आऊं ये भी, आऊं। अरे अरे, क्या हो रहा है देवियों। हाथ दे भाई। दीपक तले अंधेरा हो रहा है, पीछे बैठे हुए बेचारे चुप बैठे हैं, आगे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। देखो, एक चीज तो समझे लेना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। ये जो हमने तीनों टेंसेज लिखे हैं ना, ये तीनों टेंसेज 3 अलग अलग टाइम के पॉइंट्स को रेफर करते हैं। ये फ्यूचर के पॉइंट्स, ये पास्ट का पॉइंट, ये प्रेजेंट का पॉइंट। अब हमें ये पता लगाना है कि जिस एक्शन के हम बारे में बात कर रहे हैं वो एक्शन है कौन से टाइम का, तो उसका टाइम भी देखो वहां लिखा हुआ है एट 5 PM। अच्छा, ये स्टडी टुडे, स्टडी और टुमारो लिखते हैं तो हम पता चल जाता है ये पास्ट है या फ्यूचर है, लेकिन 5 PM से पता नहीं चल पाएगा पास्ट है फ्यूचर है। तो हमें इसका टाइम ऑफ रिपोर्टिंग जानना पड़ेगा कि ये बात किस समय कही जा रही है, तब पता चलेगा ये पास्ट जो 5 PM है ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो कुल मिला के हमें ये पता लगाना है कि ये बात 4 बजे कही जा रही है, 5 बजे कही जा रही है, या बात 6 बजे कही जा रही है। अगर ये बात 4 बजे कही जा रही है तो 5 PM फ्यूचर है, अगर 6 PM कही जा रही है तो ये पास्ट है, और 5 PM कह रहे हो तो ये प्रेजेंट है। वैभव मिश्रा, ये बात कब कही जा रही होगी, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। हाँ, एक काम करो, तुम सारी बातें भूलो, जो मैंने पूछा क्या वो बताओ, मेरा क्वेश्चन बताओ, मैंने क्वेश्चन कब किया था। आंसर नहीं चाहिए मुझे, क्वेश्चन जानना है। आऊं ही, तुम मुझे पढ़ा रहे हो, मैंने सबको पढ़ा रहा हूं, तुम हमें पढ़ा रहे हो, फिल्म दिखा रहे हो हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो एक्शन हमने यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है, ये 5 बजे का है, ठीक है। अब हमें पता ये करना है ये बात कही कब जा रही होगी, 5 बजे से पहले कही जा रही होगी, 5 बजे के बाद में कही जा रही होगी, या 5 बजे ही कही जा रही होगी। देखो, जो हमारा एक्शन है ना वो रिलेटेड टू दैट टाइम है 5 PM।
तो 5 PM हो गया टाइम ऑफ रिलेशन जिससे हमारा एक्शन रिलेटेड है। लेकिन अब हमें यह पता करना है कि ये बात हम कह कब रहे हैं, उस एक्शन के बारे में हम बता कब रहे हैं, 5 बजे से पहले या बाद में। वैभव मिश्रा तुम ये बताओ बस, पहले या बाद में? पहले भी बता सकते हैं, पहले भी बता सकते हैं, बाद में भी बता सकते हैं। देखो पता है क्या, जनरली जो रिपोर्ट करने का और रिलेट करने का टाइम होता है ना, वो सेम नहीं होता। मतलब जब हम किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं, अगर उसका टाइम वही हो तो हमें टाइम मेंशन नहीं करना पड़ता। मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझा देता हूं। अगर मैं किसी पर्सन से ये कहूं यू आर शाई इन चाइल्डहुड, तो ये पर्सन जिससे बात कही गई क्या वो बच्चा होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर बच्चा होगा तो फिर हमें लिखने की नौबत नहीं आएगी। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ना यू आर शाई इन चाइल्डहुड, टाइम को स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं सेंटेंस में, तो इसका मतलब ये टाइम जो मेंशन किया गया है उस टाइम से जब ये बात कही जा रही है अलग होगा। सेम होगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैभव मिश्रा समझ रहे हो? तो जो बच्चा होगा उससे तो हम ये नहीं कहेंगे ना यू आर शाई इन चाइल्डहुड, ये कहेंगे किसी ऐसे से जो चाइल्ड नहीं होगा। तो कुल मिला के ये बात हम 5 बजे नहीं कह रहे होंगे, या तो कह रहे होंगे 4 बजे या 6 बजे। अब अगर ये बात तुम 4 बजे कह रहे हो तो वो फ्यूचर है, ये रहा आंसर। बाद में कह रहे हो तो वो पास्ट है, ये रहा आंसर। ये गलत है। तो यहां से हमें ये समझना है कि जो टाइम रेफरेंसेस होते हैं ना वो दो होते हैं, एक वो जिससे जिस टाइम एक्शन हुआ, और एक वो जब उसके बारे में किसी को बताया जा रहा है। तो जो बताया जा रहा है टाइम होता है, उससे रिलेट करके हम जान लेते हैं कि जिस समय वो काम हुआ वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। मुझे लग रहा था कि कोई तो शैतान खोपड़ी क्लास में निकलेगा जो ये सोचेगा। ठीक है, अब तो अपने आप सोच के ऐसा क्यों नहीं है? पता है ऐसा हो सकता है, बच्चे की बात बिल्कुल सही है, बस इसने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया इसलिए गलती कर बैठा है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मान लो कोई पोस्टमैन है, लेटर पोस्ट करना उसका रेगुलर एक्शन है। ठीक है, लेकिन वहां पे देखो हमने लेटर के साथ में डिटर्मिनर द लिखा है। द डिटर्मिनर यूज होता है किसी डेफिनेट नाउन को रेफर करने के लिए, तो इसका मतलब लेटर एक ही है। एक ही लेटर कितनी बार पोस्ट होगा? एक ही बार होगा। तो वो एक बार पोस्ट किया जाना डेफिनेट एक्शन है इंडेफिनेट एक्शन? डेफिनेट एक्शन। डेफिनेट एक्शन है, तब तो फिर वो इंडेफिनेट प्रेजेंट में नहीं आएगा ना। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि अगर वहां पे लेटर्स लिखा होता तो ऑप्शन ये भी सही हो जाता। अगर हम लेटर्स लिख देते तो फिर ये भी सही हो जाता। आंख ना कान खोल के पढ़ना चाहिए। असल में होता है कि ना हम इंग्लिश को टुकड़े में पढ़ते हैं, ये टेंस है, ये वर्ब है, ये डिटर्मिनर, ये फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन ऐसा है नहीं। पढ़ो सही टुकड़े में, लेकिन इस तरीके से पढ़ो कि वो सारे टुकड़े आपस में जुड़ते रहें, जुड़ते रहें। ऐसा ना हो कि वो टुकड़े टुकड़े रहें। रूल्स एक्सेप्शन से पढ़ने से ना वही होता है, वो सारे टुकड़े के टुकड़े रह जाते हैं हमेशा। वास्तव में पढ़ना तो टुकड़ों में ही पड़ेगा, एक साथ तो सब कुछ ना कोई सीख लेगा ना कोई सिखा लेगा। तो हमें चीजों को वन बाय वन ही सीखना पड़ेगा, लेकिन सीखना इस तरीके से चाहिए कि सारी आपस में जुड़ जाएं जब सिलेबस खत्म हो। ऐसा ना हो तब ये बिखरी बिखरी रहे। सब इंटरकनेक्ट होना चाहिए बैच खत्म होने पर। अगर बैच खत्म होने पर सब इंटरकनेक्ट नहीं हुआ, सब बिखरे बिखरे, रूल नंबर 150, रूल नंबर 1000 ये है, तो फिर उलझ जाओगे। तो ये जो डिटर्मिनर है ना द लेटर, उसकी वजह से वो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि द लेटर लिख रहे हो इसका मतलब कोई डेफिनेट लेटर है। डेफिनेट लेटर एक ही बार पोस्ट होता है, बार बार नहीं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से और बात ये मैं क्लियर कर देता हूं। ही इज, was, will be shy in childhood। एक काम करना, ही मत लिखना। मैं जानबूझ के ही को रिमूव कर रहा हूं, एम लिखना, आई एम। ठीक है, ऐसे लिखना। बी ऑप्शन, आई एम, was, will be shy in youth is, सी, आई एम, was, will be shy in old age। अब देखो ये हमने 3 सेंटेंस लिखे हैं, तीनों सेंटेंस में हमने एक ही वर्ब को अलग अलग टेंसेज में यूज किया। एम प्रेजेंट इंडेफिनिट, वाज पास्ट इंडेफिनिट, विल बी फ्यूचर इंडेफिनिट। और हमें ये पता लगाना कि इन टेंसेज में उस वर्ब का कौन कौन सा टेंस सही है। ठीक है, वर्ब एक ही है, टेंसेज उसके अलग अलग हैं। टेंस का मतलब वर्ब की फॉर्म। अच्छा, वो जो हम टेंसेज यूज कर रहे हैं उनको किस टाइम के रेफरेंस में यूज किया जा रहा है वो देखो, वहां पे टाइम भी लिखा हुआ है। इन चाइल्डहुड लिख दिया, इन यूथ लिख दिया, और इन ओल्ड एज लिख दिया। अब देखो, मान लो कोई पर्सन है और हमने उसकी लाइफ स्टेज को, ये इसका मान लो बर्थ है और ये इसकी डेथ है। ठीक है,
बर्थ और डेथ के बीच की जो टोटल ड्यूरेशन है ना, उसको सब ड्यूरेशंस में कैटेगराइज कर दिया। ये हो गया चाइल्डहुड, ये हो गया यूथ स्टेज, और ये हो गया ओल्ड एज। ये मान लो हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो हमने उसके पूरे लाइफ स्पेन को, हमने पूरे लाइफ को उसको सब कैटेगराइज कर दिया 3 ड्यूरेशंस में। ठीक है, ए बी सी। ए का मतलब चाइल्डहुड, बी का मतलब यूथ स्टेज, सी का मतलब ओल्ड एज। फर्स्ट सेंटेंस में आओ, जिसके बारे में ये बात कही जा रही है वो कौन सी स्टेज में होगा, ए बी या सी? ए कह रहा है, ए कह रहा है, देखो हिला हुआ ए कह रहा है। देखो कोई यहाँ पे रेल नहीं छूट रही तुम्हारी। ठीक है, बहुत सा बच्चा मैंने देखा है ना कि वो उस उम्र में बड़ा टाइम बचाना चाहता है, शॉर्टकट्स के चक्कर में ऐसी तैसी इसीलिए करा लेते हैं कि उसको टाइम बचाना है। मैं दूसरी सलाह तुम्हें दूंगा, मैं कहूंगा तुम टाइम बचाओ मत, टाइम को यूटिलाइज करो। टाइम वेस्ट ना जाए, बचाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत टाइम है। टाइम वेस्ट ना जाए, ऐसा ना हो कि हमारा दिन, हमारे महीने, हमारे साल खराब चले जाएं। ये यूटिलाइज होने चाहिए। तो समय और पैसे को यूटिलाइज करना सीखो। बचाने की आदत अभी मत डालो, बचाने की आदत तब डालना जब 40-50 साल के हो जाओ। इस समय तो ये कोशिश करो कि हमारा टाइम, हमारा पैसा सही जगह लग जाए, जिससे कि उससे हमें जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो मिल जाए। बच्चा देखते हैं वो आज ही टाइम बचा लेना चाहता है, पता नहीं क्यों ससुर, क्या करेगा टाइम बचा के? ठीक है, कहीं टाइम बेच बाच देगा जाके ले जाके। ठीक है, तो ऐसे पगले हैं, शॉर्टकट एकदम से बताओ, आज ही एकदम से हो जाए। ठीक है, हम एकदम से हम राजा बाबू बन जाए, ऐसा नहीं होता बेटा। ये पागलपंती दोगे तो कोई पागल मिल जाएगा, वो चेप देगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा टाइम, हमारा पैसा यूटिलाइज हो। जहां पर भी आज हम इन्वेस्ट करें, अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपना पैसा इन्वेस्ट करें, तो वो काम करे, वेस्ट ना जाए। तो वेस्ट होने से बचाओ टाइम को, बाकी मत बचाओ। जितना यूटिलाइज कर सकते हो उतना कर लो। ठीक है, तो कोई रेल नहीं छूट रही है, सोच समझ के बता दो। फिर से पूछ रहा हूं, फर्स्ट सेंटेंस में जिस पर्सन के बारे में बात की जा रही है वो कौन सी स्टेज में होगा, ए बी या सी? ए में तो होने से रहा, ए में तो होगा ही नहीं। या तो बी स्टेज में होगा या सी स्टेज में होगा। अगर बी स्टेज में या सी स्टेज में, तो दोनों ही हालत में जो ए स्टेज है वो पास्ट है। तो आंसर केवल यही हो सकता है, ये दोनों हो गए गलत। सेकंड में आ जाते हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है कौन सी स्टेज में होगा? ए हो सकता है, सी भी हो सकता है, ए में भी हो सकता है और हो सकता है सी में हो। तो अगर वो ए स्टेज में है तब तो बी स्टेज उसके लिए हो गई फ्यूचर, सी स्टेज में तो बी स्टेज हो गई उसके लिए पास्ट। ये हम फिर गलत हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ, आई वॉज इन ओल्ड एज। अगर हम इन ओल्ड एज लिख रहे हैं तो ये पर्सन जिसके बारे में बात ये कही जा रही है वो कौन से स्टेज में होगा, ए स्टेज में या बी स्टेज में? अब वो चाहे ए स्टेज में हो चाहे बी स्टेज में हो, वो सी स्टेज उसके लिए रहनी फ्यूचर ही है। फिर से एक बार समझा देता हूं, इंग्लिश क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज है, इसमें कोई रूल नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई रट्टा नहीं, कोई मीनिंग नहीं, कोई ट्रांसलेशन नहीं, बस नमूनों ने तैयार कर लिए है, नहीं बना लिए, जबरदस्ती बना लिए। अब इसमें ये तो कॉमन सेंस है, इसको आप रूल कहोगे क्या? ये तो कॉमन सेंस है, ये तो समझने वाली बात है, इसमें क्या याद कर लोगे? तो फिर से समझ लो, जब भी हम किसी सेंटेंस में टाइम को रेफर करते हैं तो वहां पे दो रेफरेंस होते हैं, एक वो जिससे हम एक्शन को रिलेट कर लेते हैं, एक वो जब हम उसके बारे में बता रहे होते हैं। उन दोनों को रिलेट करके, मतलब बताए जाने वाले टाइम को और काम हुए वाले टाइम को रिलेट करके हम जान लेते हैं कि वो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर। चलो, तो मेरी तरफ से ये जो बेसिक्स थे जो हमने कल डिस्कस किए थे बच्चों के साथ में, वो फिर से एक बार रिवाइज हो गए। अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं सीधे। चलो, पहला क्वेश्चन लिखें। आई एम क्या वी आर लिख लो, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश। तो देखो, जैसा कि हमने पढ़ा कि टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, टेंस वर्ब की फॉर्म होती है। तो ये जो वर्ब की फॉर्म हमने लिखी है वो है आर लर्निंग। अगर हम आर लर्निंग वर्ब की फॉर्म यूज करें तो ये टेंस कौन सा बनेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ये वर्ब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखकर यूज किया, वी आर लर्निंग इंग्लिश। सही है गलत? बिल्कुल सही है भाई। अब 3 से 5 के बीच में हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हो सकता है 5 बजे के बाद में जाके मैथ्स पढ़ें या रीजनिंग पढ़ें या कुछ भी ना पढ़ें,
या हो सकता है 3 बजे से पहले ना पढ़ रहे हो या कुछ और पढ़ रहे हो। तो ये एक्शन एक डेफिनेट एक्शन हो गया जो इस डेफिनेट ड्यूरेशन के लिए वैलिड है, ना इससे पहले ना इसके बाद। तो ये सही है, वी आर लर्निंग इंग्लिश, बिल्कुल सही है। अब मान लो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं और यहां पे लिख दूं एवरीडे। अब ये एक्शन डेफिनेट रह गया क्या? ना, अब तो ये डेफिनेट नहीं रहा। अगर हम एवरीडे लिख रहे हैं तो इसका मतलब आर वी टॉकिंग अबाउट सम डेफिनेट काइंड ऑफ एक्शन? डेफिनेट तो ये है कि जो आज हो रहा है 3 से 5 फिर बंद हो जाएगा। ये तो एवरीडे का मतलब रोज का ही हो गया है, तो एक्शन डेफिनेट ही नहीं है एक चीज। तो ऐसे बदल गया, इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखना चाहिए। दूसरा देखो, अगर हम एवरीडे लिख रहे हैं तो हमारा एक्शन होगा कौन से टाइप का? कंप्लीट, इनकम्प्लीट, फ्रीक्वेंट? फ्रीक्वेंट होगा। फ्रीक्वेंट एक्शंस कौन से स्टेट में होते हैं? इंडेफिनिट स्टेट में। उनके लिए हमें इंडेफिनिट टेंस लिखने पड़ते हैं। अभी जो हमने टाइम लिखा ना एवरीडे, उसके हिसाब से जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो होना चाहिए फ्रीक्वेंट। लेकिन जो हमने वर्ब की फॉर्म लिखी है, वर्ब की फॉर्म का मतलब टेंस, लेकिन जो हमने टेंस लिखा उसके हिसाब से एक्शन है टेम्पररी। अब ये गलत हो गया। फिर से देखो, एक चीज समझना, टेंस जो गलत होते हैं वो मीनिंग या ट्रांसलेशन की वजह से नहीं गलत होते हैं। वो हमें शुरू में इस तरीके से पढ़ा दिया जाता है स्कूल्स में कि हमें लगता है कि टेंस ट्रांसलेशन की वजह से गलत होता है, मीनिंग की वजह से गलत होता है। असल में वो गलत किसी और वजह से होता है कि हम सही टाइम के रेस्पेक्ट में वर्ब का फॉर्म नहीं यूज करते, या हम सही स्टेट नहीं शो कर पाते वर्ब की फॉर्म के थ्रू। अगर हम एवरीडे ना लिखें तो यही सही है, और एवरीडे लिख दें तो यही गलत है। तो ये गलत जो हो रहा है वो टाइम की वजह से हो रहा है। और एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखना, टाइम डिसाइड्स द टेंस। मीनिंग एंड ट्रांसलेशन नहीं डिसाइड करते हैं, टाइम डिसाइड्स द टेंस। तो अगर हम एवरीडे ना लिखें तो ये फिर से सही हो जाएगा। क्या वास्तव में हम एवरीडे हटा दें? देखो, ये तो पता ही है ना कि ये टाइम लिख देने की वजह से सेंटेंस गलत हुआ, नहीं तो पहले सही था। तो हम क्या, क्यों ना उस टाइम को हटा दें या चेंज कर दें? ऐसा कर दें क्या? क्यों? क्या नाम जरा? हाँ, बैठे रहो यार, क्या नाम बताओ? अमित। अमित, एक चीज बता, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही आर हैप्पी, ठीक है, ए बी सी, ये 3 पार्ट हो गए इस सेंटेंस के। सही करो, इज आएगा ना? बढ़िया। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे यू आर हैप्पी, मतलब आर लिखा रहने दो, ही की जगह यू लिख दूं तो यू आर हैप्पी, तो भी सही। तो फिर तुमने इज क्यों लिखा? हम वो भी, तो वही तो मैं कह रहा हूं, अगर ये आर है तो तुम यहाँ पे यू लिख के सही कर लो, वी लिख के सही कर लो, दे लिख के सही कर लो। तो वही तो पूछ रहा हूं बेटा, तुमने इसे क्यों नहीं सही किया, उसे क्यों सही कर रहे हो? देखो, ये मुझे भी पता है और इसको बच्चे को भी पता है कि इसका आंसर सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा कुतर करना चाह रहा हूं कि अगर हमें पता है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब प्लुरल है, ठीक है, तो हम उस आर को इज ही क्यों चेंज करें? ही को वी क्यों ना कर लें, यू क्यों ना कर लें? सही तो तब भी हो जाएगा सेंटेंस। अब यहां पे आता है कॉमन सेंस। हमें पता है सही तो दोनों ही तरीके से हो जाएगा, लेकिन सही करना क्या चाहिए? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। सबको पता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट तो चेंज होता नहीं है। तो हम इसको ना चेंज करके करेंगे चेंज इसी को। अब यही कहानी टाइम और टेंस में काम करती है। हम टाइम के अकॉर्डिंग टेंस यूज करेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस, क्योंकि टाइम है एब्सोल्यूट, टेंस है रिलेटिव। तो हमें टेंस यूज करना पड़ता है टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम नहीं यूज किया जाता टेंस के अकॉर्डिंग। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको ऐसे समझना। अब हमने लिखा ही इज बॉर्न इन 1869, 1869 पास्ट का टाइम हो गया, इज बॉर्न प्रेजेंट का टेंस हो गया, और ही का मतलब गांधी जी। अब हमने लिखा गांधी इज बॉर्न इन 1869। अब क्या करोगे तुम? 1869 को 2019 करोगे, इसको वर्स करोगे? क्यों? 2019 कर लो, ठीक है। तो बस ये छोटी सी बेसिक बात है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन सेंस से सही होती हैं, वो रूल एक्सेप्शन से काम करती नहीं है। तो अपना धीरे धीरे मैं चीजें याद दिलाता रहूंगा, बस तुमने फोकस करना, ठीक है। अगर कभी हमें लगे कि किसी सेंटेंस में हम टेंस या टाइम में से दोनों को चेंज करके सही कर सकते हैं, तो हमेशा टेंस सही करना। टाइम जो होता है उसके अकॉर्डिंग टेंस यूज करना पड़ता है, टेंस के अकॉर्डिंग टाइम नहीं। तो वो जो एवरीडे लिखा है ना, उसका मतलब एक्शन फ्रीक्वेंट है। फ्रीक्वेंट एक्शन इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं, तो इसको ऐसे लिखो, विल लर्न इंग्लिश एवरीडे, टाइम डिसाइड्स द टेंस। दूसरा क्वेश्चन देखो, दे हैव seldom made mistakes। अब देखो, ये जो seldom वर्ड है ना, ये टाइम को रेफर कर रहा है। अच्छा, और ये जो वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, टेंस को रेफर करती हैं। तो जो हैव मेड है, ये वर्ब की फॉर्म है टेंस। बताना तो कौन सा टेंस बन गया ये हैव मेड लिख देने से? प्रेजेंट परफेक्ट।
हैज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। सेल्डम का मतलब कोई बताए? कभी कभी कि अभी अभी? अरे सेल्डम का मतलब कभी कभी कि अभी अभी? कभी कभी। अच्छा एक चीज बताओ, क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि जब हम इंग्लिश की कोचिंग लेने जाते हैं कहीं पर तो वहां से ट्रांसलेशन या हिंदी पढ़ के वापस आ जाते हैं? महसूस हुआ? अगर नहीं हुआ तो तुम हिले हुए हो। सेल्डम का मतलब कभी कभी, ये इंग्लिश पढ़ी तुमने? मतलब सेल्डम का मतलब कोई तुमसे पूछे तो तुम बता दोगे कभी कभी, और तुम्हें लगता है तुम इंग्लिश पढ़ के आए हो, तुम हिंदी याद करके आए हो, तुम ट्रांसलेशन याद करके भाग आए वहां से, गए थे पढ़ने इंग्लिश और याद कर रहा है हिंदी। ऐ वही होता है। अपनी सोच यूज क्या करो, जो मैंने पहली क्लास में बात की थी वो ध्यान रखना हमेशा, डाउट क्या करो, सोचा करो। जो बच्चा डाउट नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता, वो सीखने से चूक जाता है, उसको लोग पागल बना देते हैं। तुम्हें बता दिया सेल्डम का मतलब कभी कभी, तुमने याद भी कर लिया, एक बार पूछ तो लेते कि हम इंग्लिश पढ़ने आए कि हिंदी पढ़ने आए, तुम तो हिंदी की इंग्लिश बता रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो कि हिंदी पढ़ा रहे हो मैं। हम सोचते नहीं, हमें लगता है तो आसान बात है, आसान बात याद कर लेते हैं। सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। सेल्डम का मतलब ऑलमोस्ट नेवर। मीनिंग इनिंग इंग्लिश में पढ़ा करो, ये फिल इन द ब्लैंक्स में काम आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में काम आएंगे, क्लोज टेस्ट में काम आएंगे। हर एक चीज पढ़ोगे हिंदी में, फिर क्लोज टेस्ट होगा नहीं, अनसीन पैसेज होगा नहीं, PQRS होगा नहीं, फिर सर पटकोगे, मूर्खता अपने आप दोगे और मुश्किल इंग्लिश को कहोगे, बदतमीजी अपने आप करोगे, पढ़ने इंग्लिश की बजाय हिंदी पढ़ लोगे, फिर बाद में जब क्लोज टेस्ट होगा नहीं, PQRS होगा नहीं, तो सर पटकोगे। तो जो भी पढ़ते हो, चाहे इडियम पढ़ते हो, चाहे वन वर्ड सब्शन पढ़ते हो, चाहे एंटोनिम सिनोनिम पढ़ते हो, उनके इंग्लिश के मीनिंग पढ़ा करो। इंग्लिश के मीनिंग पढ़ने से उनका यूज हमें अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, PQRS कहीं भी जरूरत पड़ती है तो हम उन्हें यूज कर लेते हैं, जान जाते हैं सही है गलत है। तो सेल्डम वर्ड जो होता है ना, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, और ऑफन का मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज। अब देखो, अगर हम सेल्डम और ऑफन कहीं पे लिख दें, तो जिस एक्शन के लिए हम सेल्डम और ऑफन का यूज करेंगे वो एक्शन कौन से टाइप का होगा? कंप्लीट, इनकम्प्लीट, फ्रीक्वेंट? फ्रीक्वेंट ही होगा। ऑलवेज का मतलब रेगुलर हो गया, नेवर का मतलब ये हो गया। होता पता है क्या, बस जब हम सेल्डम लिखते हैं तो उस काम के होने की फ्रीक्वेंसी होती है काफी लो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, मतलब जीरो तो बिल्कुल नहीं होती है लेकिन नेग्लिजिबल होती है, कम होती है। अच्छा, जब हम ऑफन लिख देते हैं तो उस काम के होने की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो अगर हम सेल्डम यूज कर रहे हैं किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो इसका मतलब वो एक्शन होता है लो फ्रीक्वेंसी पे। ऑफन लिख रहे हैं तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी होती है हाई। अब देखो ऐसे समझना, जैसे हम अपना बर्थडे मनाते हैं, तो बर्थडे जो होता है वो 365 दिन के बाद आता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई एनुअल। लेकिन हम लोग सांस लेते हैं एक सेकंड में कितनी बार, एक मिनट में कितनी बार, ये बताओ? हाँ, कितने? 72? एक मिनट में 72 टाइम्स, 12 से 15 बार। वह बदतमीज हो तुमसे, तो तुम पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं हो, तुम्हें पता कुछ नहीं है। अरे रहने दो, मुंह बंद करो, गधा ही हो गधा। GS नहीं पढ़ते? उसकी फ्रीक्वेंसी पर सेकंड की मान लेते हैं, जो भी हो अपना देख लेना जाके GS में। हमें मान लेते हैं कि सांस हम लेते हैं पर सेकंड, तो सांस लेना भी फ्रीक्वेंट एक्शन है, बर्थडे मनाना भी फ्रीक्वेंट एक्शन है। उसकी फ्रीक्वेंसी है एनुअल, वो साल में एक बार होता है, और ये हर सेकंड हो रहा है। तो मतलब हमें इससे नहीं है कि वो काम कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी लो है या हाई है, बात यह है कि वो फ्रीक्वेंट है या नहीं है। सिंगल इवेंट तो नहीं है, सिंगल इवेंट है तो वो डेफिनेट हो जाएगा, अगर वो फ्रीक्वेंट है तो फिर वो डेफिनेट नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो अगर हम सेल्डम लिख दें या ऑफन लिख दें से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बस ये फर्क पड़ता है कि सेल्डम लिखने का मतलब होता है वो एक्शन जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी काफी लो है लेकिन है वो भी फ्रीक्वेंट। ऑफन लिख देते हैं तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है लेकिन है वो भी फ्रीक्वेंट। तो चाहे हम सेल्डम लिखें ऑफन लिखें, वो एक्शन हमेशा फ्रीक्वेंट होंगे। फ्रीक्वेंट एक्शन के लिए कौन सी स्टेट? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट स्टेट के लिए कौन से टेंस? इंडेफिनिट। जो स्टेट होती है वही टेंस होता है, तो इंडेफिनिट टेंस तो ऐसे लिखा जाएगा। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा दे सेल्डम मेक मिस्टेक्स। एक चीज और समझते जाना साथ ही साथ में, अगर ये सेल्डम ना लिखा होता तो ये सही होता है गलत? अबे अगर ये सेल्डम ना लिखा होता तो सही होता है गलत? तो सही होता। व्हाट डिसाइड द टेंस? टाइम। टाइम डिसाइड द टेंस। तो अगर हम सेल्डम ना लिखें, ये टाइम का एक्सप्रेशन जो है ना टाइम सेल्डम, अगर हम इसे रिमूव कर दें तो हमारा टेंस सही था। टाइम लिखा तो वो गलत हुआ, तो टाइम डिसाइड्स द टेंस। अगले देखो, इट इज यूजुअली रेनिंग हियर हैवली।
अब देखो जो यूजली वर्ड है ना, इससे हमें काम के टाइम का पता चल रहा है, तो ये रेफरेंस टू टाइम हो गया। इज रेनिंग जो वर्ब की फॉर्म है वो रेफरेंस टू टेंस हो गई। अगर हम इज रेनिंग वर्ब की फॉर्म लिख रहे हैं तो ये टेंस कौन सा? कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब किस टाइप का एक्शन? टेम्पररी। टेम्पररी यूजुअली लिखने के बाद भी क्या मतलब यही मान पाओगे? नहीं। अगर हम यूजुअली लिख देंगे तो इसका मतलब व्हाट एक्शन इज बीइंग टॉक्ड, डेफिनेट और इनडेफिनेट? इनडेफिनेट। अगर हम यूजुअली लिख रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं हम कोई डेफिनेट एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात यूजुअल हो रही है, जनरल हो रही है, तो ये एक्शन हमारा डेफिनेट नहीं हो सकता। अगर हम यूजुअली लिख रहे हैं तो एक्शन कैसा होगा? रेगुलर। रेगुलर एक्शन कौन सा टेंस? इनडेफिनेट टेंस, तो ये आ गया रेंस। हाँ भैया। दे हैव मेड मिस्टेक, सही हो जाएगा। और वो भी सही हो जाएगा, वो भी धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझना, अगर इस सेंटेंस में यूजली ना लिखा होता तो? अगर इस सेंटेंस में यूजली लिखा ही ना होता, सही हो जाता। टाइम डिसाइड द टेंस। देखो अगर हम किसी सेंटेंस में ऑलवेज लिख दें, सेल्डम लिख दें, ऑफन लिख दें, नेवर लिख दें, यूजुअली लिख दें, जनरली लिख दें, डेली लिख दें, फ्रीक्वेंटली लिख दें, रेगुलरली लिख दें, अगर हम किसी सेंटेंस में इन टाइम एक्सप्रेशंस का यूज करें, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, डेली, जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, तो वहां पे लिखा गया एक्शन कौन से टाइप का होगा? नहीं, स्टेट बताओ उसकी, कंप्लीट, इनकंप्लीट या फ्रीक्वेंट बोला करो। फ्रीक्वेंट होगा। फ्रीक्वेंट एक्शंस को कौन से टेंस में? इनडेफिनिट टेंस में। इनडेफिनिट कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? हाँ, मैं यही सुनना भी चाह रहा था तेरे से, प्रेजेंट तू कूटेगा, समझा? कोई भी लिखो, इनडेफिनिट टेंस लिखना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का कोई भी लिखना। हम शुरुआत प्रेजेंट से कर रहे हैं इसीलिए पहले सारे एग्जांपल प्रेजेंट के लिख रहे हैं, बाकी कोई भी लिख सकते हो। अगर ऑलवेज लिखा हुआ है तो इंडेफिनिट टेंस लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी लिखो। हे राम। वाटर is boiling at 100 degree centigrade. It will take two to make a quarrel. वैभव मिश्रा, अब तुम नहीं, तुम्हारा पड़ोसी जगाओ, पड़ोसी ये बड़ा एक्साइटेड हो रहा था ना पहले। बेटा ये दोनों सेंटेंस जो हमने लिखे हैं इनमें यूज किए गए टेंसेस सही है गलत? सही गलत छोड़ दो, पहले तू टेंस बता। इन दोनों सेंटेंस में लिखे गए टेंसेस कौन से हैं? फर्स्ट सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हो रहा है और दूसरे में कौन सा यूज हो रहा है? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, और दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट। अब बता बेटा ये टेंस सही है गलत है? हाँ? पहला सही है, दूसरा? दूसरा भी सही है, सारे सही है। बट अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, ये खैर दोनों ही गलत हैं, और मैं वास्तव में ये नहीं सोच रहा था कि ये इसे बताएगा दोनों सही है।
शकल से पढ़ा लिखा लग रहा था, लेकिन पता नहीं इसने बात क्या कर दी। चलो खैर कोई नहीं, ये दोनों ही गलत हैं भैया, ये तो बड़े कॉमन है। मैं तो, मुझे तो लिखने नहीं चाहिए थे, बड़े आसान मैंने लिख दिए हैं चलो समझाने के लिए, लेकिन ये तो सबको पता था गलत है। चलो कोई नहीं, मैं समझा देता हूं। देखो, अभी ये जो दोनों हमने टेंस लिखे ना, इज बॉइलिंग और विल टेक, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट है। अभी हमने पढ़ा कि टाइम डिसाइड द टेंस। इन दोनों सेंटेंसेस में हमने टाइम का कोई रेफरेंस नहीं लिखा, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, कुछ नहीं लिखा। तो अगर हम कोई टाइम का रेफरेंस ना लिखे तो हमने पढ़ा कि टेंस जो भी लिखोगे वो सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों सही नहीं हो पा रहे, ये दोनों सही पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहे। देखो मैं समझाता हूं। एक चीज बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, सिद्धांत। सिद्धांत एक चीज बताओ, वाटर क्या हमेशा बॉईल करता रहता है? नहीं करता। कब करता है? हाँ, कब? एक मिनट चुप हो जाओ ना, साथ में क्यों बोल रहे हो, बदतमीज हो क्या? तुम बताओ, हाँ कब करता है बॉईल? हाँ, कौन से पॉइंट पे? अबे कौन से पॉइंट पे, वही तो बता दे, वही पूछ रहा हूँ। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब जो बॉइलिंग टेम्परेचर उसका है उस पर बॉईल करेगा, ये कह रहे हो? अच्छा, अब देखो, पानी का बॉईल करना जो होता है ना, वो वास्तव में कोई परमानेंट थोड़ी है। वाटर का बॉईल करना टेम्पररी बिल्कुल होता है, क्योंकि वाटर तभी बॉईल करता है जब उसको उसका बॉइलिंग टेम्परेचर मिलेगा, अदरवाइज वो बॉईल नहीं करेगा। लेकिन एक चीज बताओ, ये तो चलो हम मान लेते हैं कि पानी का उबलना जो है वो टेम्पररी है, क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना भी टेम्पररी है? ये तो नहीं है। अब पता है ये सेंटेंस सही हो जाए अगर ये इतना हो तो, अगर ये केवल इतना हो ना, वाटर इज बॉइलिंग, तो ये सही है, क्योंकि ये टेम्पररी बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जब एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दोगे तब नहीं होगा, क्योंकि तब ये फैक्ट है। अगर ऐसा हो कि किसी दिन वाटर बॉईल कर रहा हो 70 डिग्री पे, ठीक है, किसी दिन कर रहा हो 90 डिग्री पे, किसी दिन कर रहा हो 100 डिग्री पे, किसी दिन बॉईल कर रहा हो 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वगैरह वगैरह। तो जिस दिन ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल कर रहा है ना, हम मान लेंगे ये टेम्पररी एक्शन हो गया, क्योंकि पहले ऐसा नहीं हुआ था, हो सकता है बाद में भी ऐसा ना हो, इसी दिन हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वाटर जब बॉईल करेगा तो 100 डिग्री पे करेगा, क्योंकि वही उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है। वो एक साइंटिफिक फैक्ट है भाई, तो वो वेरी तो करेगा नहीं। तो वाटर का बॉईल करना टेम्पररी होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करना टेम्पररी नहीं होता, वो उस सिचुएशन में फैक्ट होता है। अच्छा, फैक्ट का मतलब हो गया वो हमेशा के लिए सच है, परमानेंट। तो फिर तो ये टेंस तुम्हारा गलत हो गया। तो ये जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं ना, यूनिवर्सल फैक्ट्स का मतलब समझ लेना, यूनिवर्सल फैक्ट्स का मतलब है साइंटिफिक या ज्योग्राफिकल फैक्ट्स। जो ज्योग्राफी के फैक्ट्स हैं या जो साइंस के फैक्ट्स हैं उनको मानना। ये नहीं कि हमारे दादाजी मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, हमारा घर लखनऊ में, हम सुबह 7 बजे उठते हैं, ये पर्सनल फैक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सल नहीं होते। सो यूनिवर्सल फैक्ट्स का मतलब वो फैक्ट्स जो वेल प्रूवन है, जो प्रूव किए जा चुके हैं, ज्योग्राफी के फैक्ट्स या साइंस के फैक्ट्स, तो उनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा करो, क्योंकि उनका इफेक्ट परमानेंट होता है, टाइम के चेंज होने से उनका इफेक्ट नहीं चेंज होता। अब मान लो किसी पर्सन ने 1919 में वाटर बॉईल किया होगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल किया होगा। आज हम लोग करते हैं तो भी उतने डिग्री सेंटीग्रेड पे ही करते हैं, कल कोई करेगा तो वो भी उतने पे ही करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि टाइम के चेंज होने से इसका इफेक्ट तो चेंज होगा नहीं, तो ये एक्शन हो गया परमानेंट। तो ऐसे एक्शंस जिनका टाइम के साथ में इफेक्ट नहीं चेंज होता या जो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करते, तो उनका हम टेंस नहीं चेंज नहीं करते, उन्हें हमेशा लिखा करो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि इनका इफेक्ट परमानेंट होता है। जिस समय भी हम इन्हें रिपोर्ट करते हैं उस समय ये वैलिड होते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमने लिखा इट विल टेक टू टू मेक अ क्वेरल, क्या ये भी कोई यूनिवर्सल फैक्ट है? नहीं, ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। ये सेंटेंस गलत है, मतलब टेंस गलत है उसमें जो हमने लिखा है। लेकिन हमें पहले ये पता लगाना ये गलत है क्यों, क्यों गलत है, कोई बताएगा? अबे कोई बताएगा ये गलत क्यों है? मान गए भाई देहातियों को। तो बता बेटा, ये गलत क्यों है? सही है, बहुत सही बात है। हाँ सही है। कूटेगा तू? अरे वास्तव में किसी को नहीं पता ये गलत क्यों है। हाँ, हाँ बात तो ऐसी है। पड़ेगी, तीन आ जाए तो झगड़ा करने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, और तीन चार आ गए तो? देखो मैं तुम्हें ये मान के पढ़ाता हूँ कि तुम पढ़े लिखे हो, ठीक है।
तो मेरे क्वेश्चंस या मेरा बात कहने का तरीका या चीजों को एक्सप्लेन करने का तरीका, मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम पढ़े लिखे हो वास्तव में, ठीक है। और ये बेसिक बातें तो कम से कम 8वीं 9वीं 10वीं वाली तो जानते होगे। ये प्रोवर्ब है, ये लिखा गया स्टेटमेंट एक प्रोवर्ब है, ठीक है। अब कोई अगर बता पाए तो जल्दी से ये बताए कि प्रोवर्ब हम किन्हें कहते हैं, मतलब प्रोवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। एनीवन? खाली तुम रट लो, ठीक है। इजमार के साथ आईएनजी फॉर्म, फलाने के साथ ढमकाना फॉर्म, बस ये रट मारो तुम, समझना वमझना कुछ नहीं, ठीक है। अबे प्रोवर्ब की कोई डेफिनेशन बताओ एक बार, जिसको डेफिनिट है। कौन? हु इज द स्पीकर? क्या नाम है तुम्हारा? करण? हाँ बताओ करण। अब देखो करण बताएगा जिसका कोई डेफिनेट मीनिंग हो। बढ़िया। अच्छा अब करण एक चीज बताओ, अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जो प्रोवर्ब ना हो तो उसका मीनिंग डेफिनेट होगा या नहीं? डिपेंड करता है। मान लो मैं कह दूं आई टीच इंग्लिश, तो ये मीनिंग डेफिनेट है या नहीं है? तो ये प्रोवर्ब हुआ सेंटेंस या नहीं हुआ? अब बोलेगा कि सांप सूंघ गया। मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, मीनिंग डेफिनेट है, तो अगर मीनिंग डेफिनेट है तो इसे प्रोवर्ब कहो। है प्रोवर्ब? नहीं है ना। तो ऐसा क्यों है कि जो तुम कह रहे हो डेफिनेशन, उसके हिसाब से सेंटेंस प्रोवर्ब नहीं है, उसके हिसाब से तो प्रोवर्ब होना चाहिए। चिपकाऊंगा। खैर इसकी बात बिल्कुल सही है, ये समझ नहीं पा रहा है ये बात। जो आई टीच इंग्लिश सेंटेंस है ना, उसका मीनिंग डेफिनेट नहीं है, ये इसको डेफिनेट मान रहा, बस इसकी गलती है, ठीक है। ये बात पूरी नहीं समझ रहा, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। बात तो वही सही है जो इसने कही है। प्रोवर्ब्स ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका अपना एक मीनिंग डेफिनेट होता है, और यूजुअली वो मीनिंग जो होता है ना सेंटेंस का, वो उस सेंटेंस में यूज किए गए वर्ड्स के मीनिंग से अलग होता है। मतलब अगर हम डिफाइन करें प्रोवर्ब्स को, तो हम ये कहेंगे कि प्रोवर्ब्स आर सच स्टेटमेंट्स एज हैव अ वेरी डेफिनेट मीनिंग एंड दैट मीनिंग इज अदर देन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन दैट सेंटेंस। तो प्रोवर्ब्स ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका अपना एक डेफिनेट मीनिंग होता है, और वो मीनिंग उस सेंटेंस में यूज किए गए वर्ड्स के मीनिंग से, जो उनका लिटरेरी मीनिंग होता है, उससे अलग होता है। अब बात ये रह गई कि जैसे हमने कहा आई टीच इंग्लिश, तो मीनिंग तो हमारे हिसाब से इसका भी डेफिनेट है, तो इसको भी प्रोवर्ब मान लेना चाहिए, लेकिन ये प्रोवर्ब नहीं है। तो अगर इसका मीनिंग डेफिनेट है और ये प्रोवर्ब नहीं है, तो इसका मतलब प्रोवर्ब की डेफिनेशन गलत है। प्रोवर्ब की डेफिनेशन बिल्कुल सही, बस हमारी समझ थोड़ी सी कमजोर है। हम समझ नहीं पाते कि आई टीच इंग्लिश जो सेंटेंस है ना, उसका मीनिंग डेफिनेट है ही नहीं। उसके मीनिंग हो सकते हैं मल्टीपल, वो मीनिंग है इंडेफिनेट, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। 5 मिनट में तुम्हारे यहाँ पे लूंगा, लेकिन अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो 3 महीने तुम यहाँ पे मौज लोगे। मतलब जो मैं समझाने जा रहा हूं, तो हर एक चीज तुम्हें समझ में आएगी, और इतनी मुश्किल भी नहीं आ जाएगी। देखो ये तो सबको ही पता है कि जब हमें कुछ कहना बोलना बताना होता है तो उसके लिए सेंटेंस यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस ही हमारे मीनिंग को कन्वे करते हैं, ठीक। वो जो सेंटेंस वर्ड होता है ना, जो सेंटेंसेस होते हैं, वो एक्चुअल में दो चीजों का, मतलब दो उनके कंपोनेंट्स होते हैं। एक वो वर्ड्स जिनसे वो सेंटेंस बनते हैं, और एक वो मीनिंग जिसको कैरी करने के लिए उनका यूज किया जाता है। फिर से देखो, समझ है ना। जब भी हमें कुछ, मतलब कोई लैंग्वेज जो होती है उसका मीन्स कम्युनिकेशन ही होता है, ठीक है। जब हमें कुछ कहना बोलना बताना होता है तो उसके लिए हमें सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है, ठीक। सेंटेंसेस के दो कंपोनेंट होते हैं, एक वो वर्ड्स जिनसे वो सेंटेंस बना, जैसे वाटर है, बॉयल है, एट है, 100 है, और वो सेंटीग्रेड है। तो ये जो वर्ड्स है ना, इनसे सेंटेंस बना। लेकिन एक्चुअल में एक चीज वहां पर और भी है, एक चीज है वो मीनिंग, जिसको हम कन्वे करने के लिए वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो जो सेंटेंस होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक वो वर्ड्स जिनसे वो बनता है, और एक वो मीनिंग जो कन्वे करने के लिए उसका यूज किया जाता है, ठीक है। वर्ड्स जो होते हैं वो तो सामने हमें दिखाई सुनाई पड़ रहे होते हैं, मीनिंग जो होता है वो हमें सेंस करना पड़ता है। मतलब मीनिंग हमें सेंस करना पड़ता है, वो विजिबल नहीं होता, परसीव नहीं कर सकते आप उसको। तो में से जो बच्चे जानते हैं वो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं। ये जो मीन वर्ड होता है ना, इसका मतलब माइंड होता है। मीन का मतलब माइंड ही होता है, ठीक है। मीन एक वर्ब भी होती है। तो मीन वर्ब का मतलब होता है टू हैव समथिंग इन योर माइंड, टू हैव समथिंग इन योर माइंड। जैसे जब हम किसी पर्सन से पूछते हैं ना, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, तो इनडायरेक्टली हम उससे यही पूछ रहे होते हैं, व्हाट डू यू हैव इन योर माइंड, ठीक है। तो जो मीन वर्ड है और माइंड है, मतलब उसी की डिफॉर्म, मतलब धीरे धीरे वो मीन का माइंड बन गया, माइंड का मीन बन गया, जो भी हुआ, लेकिन मीन और माइंड दोनों मीनिंग सेम होते हैं। तो जो मीन वर्ब होते हैं उसका मतलब भी यही होता है, टू हैव समथिंग इन योर माइंड, और इसीलिए हम इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते। इस वर्ब को कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि वर्ब कोई डूइंग हैपनिंग ना होकर पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होती है, ठीक है।
तो जो मीनिंग है ना, मीनिंग का मतलब है एनीथिंग कंटेन इन आवर माइंड, कोई भी चीज जो हमारे माइंड में है, वो मीनिंग है। क्या क्या होता है हमारे माइंड में, जरा एक बार बताना। अबे मूर्खता कम दिया करो यार, तुम्हारी शक्ल देखे ना फिर मुझे गुस्सा आता है। तू बता बे, दिमाग में क्या क्या होता है? दिमाग बता रहा हूं, इसमें क्या ना, माइंड में थॉट्स होते हैं और हाँ, हाँ फैक्ट होते हैं और वर्ड्स होते हैं और येलो लाइन वाली मेट्रो, येलो लाइन वाली मेट्रो होती है कि नहीं होती? कह सकते हैं हाँ। मारूंगा बहुत पहले वाली बात तुम्हारी सीधी, मेट्रो कहां से आ जाएगी माइंड में भाई? मेट्रो का रूट आ सकता है, मेट्रो कहां से गड़बड़ी करवाएगा क्या सारी? तो मीनिंग का मतलब होता है दैट वी हैव इन आवर माइंड, जो भी हमारे माइंड में हो। हमारे माइंड में होता है थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, आइडियाज, ये सब होते हैं ना। तो एक्चुअल में वो जो इमोशंस, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स हमारे माइंड में होती हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सेंटेंस की जरूरत पड़ती है, और वो सेंटेंस वर्ड से बनता है, ठीक है। अब जब सेंटेंस हमारा गलत होता है तो उसकी दो वजह होती हैं। एक वजह होती है कि आप वर्ड्स गलत यूज कर लेते हो सेंटेंस में। वर्ड्स गलत यूज करने का मतलब जैसे जिस फॉर्म में जिस वर्ड को जहां पर यूज करना चाहिए वहां पे वैसे उस तरीके से नहीं यूज किया, तो वो गलत हो गया। अब वर्ड सही होते हैं या गलत होते हैं ये तो हम ग्रामर में सीख जाते हैं, कौन सा वर्ड किस फॉर्म में कहां पर कब यूज करना है कब नहीं यूज करना है, ये तो ग्रामर में सीख जाते हैं। लेकिन जिस मीनिंग को हम कन्वे कर रहे हैं, कई बार सेंटेंस मीनिंग की वजह से गलत होता है। मीनिंग के लिए हमें कॉमन सेंस या यूं कह लें कि कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं उनके सही या गलत होने की दो वजह होती हैं। वो गलत होते हैं दो वजह से, या तो तुम ग्रामर का सही यूज नहीं कर रहे हो, ग्रामर का मतलब वर्ड्स जो जिनसे वो सेंटेंस बना है वो सही नहीं यूज कर रहे, या फिर जो तुम बात कह रहे हो वो बात इलॉजिकल है, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ये बात मैं एग्जांपल से प्रूव करता हूं। हमने एक सेंटेंस लिखा, ही किल्ड दे, सही है गलत? गलत हो गया, क्योंकि किल्ड वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में आता है, दे सब्जेक्टिव केस होता है, तो इसकी जगह लिख दो देम और ये सही हो गया। तो ये गलती थी ग्रामर की कि हमें यूज करना था प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में और हम लिखे बैठे थे नॉमिनेटिव केस में, तो प्रोनाउन की फॉर्म गलत हो गई। लेकिन अब मान लो अगर मैं लिख दूं ही किल्ड मी, तो अब कोई ये तो नहीं कह पाएगा सेंटेंस ग्रामर की वजह से गलत हुआ। सब्जेक्ट की जगह नॉमिनेटिव केस लिखा, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस लिखा, सेंटेंस गलत है सही? गलत। अब ये तो सबको ही पता होना चाहिए लगभग कि गलत है, जो ज्यादा रट्टा मारने वाला है उसकी अलग बात है, जो थोड़ा भी सेंस का यूज करता है पढ़ते टाइम उसको पता है सेंटेंस गलत हो गया। अब ये गलत होने की वजह क्या है, ग्रामर या कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब वो सिचुएशन जिसमें वो बात कही बदली जा रही है। अगर हम कह दें ना ही किल्ड मी, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि मी फर्स्ट पर्सन स्पीकर हो गया, तो इसका मतलब जो पर्सन मर गया ना वो ये बता रहा है किसने मुझे मार डाला। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता, तो ये लोग गलत हो गया। अब ये सेंटेंस गलत हुआ कॉन्टेक्स्ट की वजह से। मैं इसलिए कहता हूं मीनिंग ट्रांसलेशन रूल्स के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा दिमाग काट देते हैं और हमारी समझ खत्म कर देते हैं। मतलब जब रूल्स होते हैं ना तो हम सोचना समझना ही नहीं चाहते, बस रूल्स सीधे भेजते हैं, रूल्स हमारा टैली कर जाए बस, बात भले ही उल्टी लिखी हो चाहे उल्टी लिखी हो। तो रूल्स होते हैं बच्चों को मूर्ख बना देते हैं। हाँ भैया, सही जगह और क्या। इस कॉन्टेक्स्ट में गलत है ना, कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दो और वैलिड कॉन्टेक्स्ट होगा तो सही जाएगा। तो अब ये जो सेंटेंस हमारा गलत हुआ ना, ग्रामर की वजह से नहीं गलत हुआ, ये गलत हुआ कॉन्टेक्स्ट की वजह से, कि जो बात तुम कह रहे हो वो बात इलॉजिकल है, उसको प्रूव करने का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि मरा हुआ आदमी आके बता नहीं पाएगा। अब जैसे इस बच्चे ने कहा कि अगर हम इसको लिख दें ही ऑलमोस्ट किल्ड मी, अब सही है गलत? अब सही हो जाएगा। ऑलमोस्ट किल्ड मी का मतलब एग्जैक्टली किल कर दिया? नहीं, ऑलमोस्ट किल का मतलब उसने अधमरा कर दिया, ठीक है। तो ये लो सही हो गया। तो हमें यहां पे समझनी है दो चीजें, कि जो हम सेंटेंस लिखते बोलते हैं ना, वो सेंटेंस के दो कंपोनेंट होते हैं, और वो दोनों कंपोनेंट्स के बेसिस पर हमें चेक करना चाहिए सही है गलत। एक ग्रामर और एक वो मीनिंग जो कन्वे करने के लिए उसका यूज किया जा रहा है। वो मीनिंग जो होता है वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है, कि उसको किस पर्टिकुलर सिचुएशन में बात को कहा जा रहा होगा। अगर वो सिचुएशन का कोई वैलिड कॉन्टेक्स्ट है तो सेंटेंस सही है, नहीं है तो फिर वो गलत है, ठीक। अब कॉन्टेक्स्ट वाली बात अब मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां पे लिखा, आई लाइक मैंगोज। अब जैसे किसी ने ये सेंटेंस मान लो कहा या बोला, तो हम इसका मीनिंग क्या समझें कि कहने वाले ने क्या कह दिया? बता, इसका ये तो आसान है। आई लाइक मैंगोज अगर कहीं पे लिखा हो तो तुम क्या समझोगे? मान लो कोई बात ये तुमसे कह रहा है, तो वो क्या कहना, मतलब क्या समझाना तुम्हें चाह रहा है, वो क्या उसके दिमाग में मीनिंग है जो वो चाहता है कि तुम समझो?
आई लाइक मैंगोज कह के जो स्पीकर है वो तुम्हें क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है? मैंगोज पसंद है, बस यही पता है। देखो यहां पे समझना, अगर कोई पर्सन ये कह रहा है आई लाइक मैंगोज, तो इसका मतलब हो सकता है वो ये कह रहा हो आई डोंट हेट मैंगोज, आई डोंट डिसलाइक मैंगोज। ठीक है, हो सकता है वो ये कह रहा हो आई डोंट लाइक अदर फ्रूट्स। हो सकता है वो ये कह रहा हो नोबडी एल्स लाइक मैंगोज। कौन सा मीनिंग कन्वे करने के लिए सेंटेंस लिखा होगा इन तीनों में से? अगर कोई पर्सन ये कह रहा है लाइक मैंगोज, तो इन तीनों में से कौन सा मीनिंग वो कन्वे करना चाहता है अपने लिसनर को, जिसके लिए सेंटेंस का यूज कर रहा होगा? तीनों ही, कोई भी, कोई भी। ये डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे। जो कह रहा है, जिससे कह रहा है, वो कौन सी सिचुएशन में बात करें। लैंग्वेज सीखनी पता मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि लोग ये समझ नहीं पाते कि लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग काम करती है। वो ये मानते हैं कि ग्रामर के हिसाब से काम करती है। ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल काम करती है, लेकिन केवल उसका आधा पार्ट तो कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है। अच्छा, जो हमारे टीचर्स होते हैं पढ़ाने वाले, वो ऐसे हिले हुए होते हैं, वो बच्चों को दे रूल दे रूल दे रूल, उसकी रेल बना दी। अच्छा, उसका सेंस खत्म हो गया बेचारे का। अब वो सेंटेंस को पढ़ता है, वो सोचता ही नहीं, समझता ही नहीं कि क्या लिखा क्यों नहीं लिखा। वो केवल ये देखता है कि रूल काम कर रहा है। अब होता क्या है कि रूल हमेशा काम नहीं करते ना, थोड़े बहुत समय काम कर गए, नहीं कर रहे नहीं कर रहे, तो वो तो जो है रूल के हिसाब से सीखना। हमें ये समझना चाहिए कि जो लिखा गया उसका एक्चुअल में वो कहा कहना क्या जा रहा है। क्योंकि जब हम ये जान पाएंगे क्या कहा जा रहा है, तभी तो जान पाएंगे सही कहा जा रहा है गलत कहा जा रहा है। और हमें ये पता ही नहीं चल रहा कहा क्या जा रहा, और सही गलत हम सीखने बैठे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस सेंटेंस को इन तीनों में से कोई भी मीनिंग कन्वे करने के लिए यूज किया जा सकता है। एक चीज मैं तेरे से और पूछता हूँ, पास में बैठा है इसलिए पकड़ रहा हूँ बार बार, ठीक है? भाग मत जाओ, अगली क्लास में यहीं पे बैठा मिलियो। क्या कह रहा है? हर क्लास में यहीं बैठोगे? हाँ, यही आदत, ये स्पिरिट होनी चाहिए। अब बहुत सा पजामा होता है, वो डर के वहां पे कोने में बैठता जाके, वो सोचता हम पकड़ ना जाए। तुम्हारी जिंदगी की आखिरी और पहली मुसीबत मैं नहीं हूं। पहले भी बहुत सी मुसीबतें आई होंगी, आगे भी बहुत सी आएंगी, ठीक है? और इनसे बच के जिंदगी में तुम कुछ नहीं पाओगे। मुसीबत को फेस करना बेहतर ऑप्शन होता है, बजाय के उससे भाग जाने से। देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, आई डिड नॉट मीट हिम बिकॉज ही वॉज इल। इस बात से तुम ये बेहतर समझ जाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। इस सेंटेंस का तुम मीनिंग बताओ। मान लो कोई पर्सन तुमसे ये कहे आई डिड नॉट मीट हिम बिकॉज ही वॉज इल, तो तुम ये बात सुनकर क्या समझोगे कि कहने वाले ने तुम्हें क्या बता दिया? हाँ, अलग अलग बता दो, क्या क्या अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। ये पर्सन उसको मिला या नहीं मिला, ये बताओ पहले। हाँ, नहीं मिला, चलो एक मीनिंग ये हो गया। दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है? उस दिन नहीं मिला। कौन से दिन मिला? दिन का तो इसमें लिखा नहीं ना, टाइम बच्चे। मैं देखो जो जो पूछना या बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जैसे ये जो सेंटेंस हमने लिखा ना, इसका हम मीनिंग ये समझेंगे कि आई डिड नॉट मीट हिम बिकॉज ही वाज इल, कि मैं उसे नहीं मिला क्योंकि वो बीमार था। तो मतलब नहीं मिलने की वजह ये हो गई कि वो पर्सन बीमार था, तो इसीलिए मैंने मिला नहीं। मैंने सोचा जब ठीक होगा तब जाके मिलूंगा। तो ये तो मीनिंग है ही, सारे समझेंगे। इसका एक मीनिंग ये भी है कि मैं उसको मिला, लेकिन इसलिए नहीं कि वो बीमार था, मैं मिला किसी और वजह से। जैसे कोई पर्सन बीमार होता है तो लोग फॉर्मेलिटी के लिए उससे मिलने जाते हैं, मैं भी गया, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया ये बीमार है। मैं गया अपना पैसा उधार मांगने, मतलब जो पैसा दिया था वो वापस मांगने, भाई पैसा दे दे। तो बीमार आदमी तेरा कुछ पता ही ना चले तब तक तो निकल जाए, हमारे पैसे रह जाए। नहीं हो सकता ऐसा? तो क्या इस सेंटेंस का हम मीनिंग ये मान लें कि मैं उसको मिला लेकिन बीमार होने की वजह से नहीं, किसी और वजह से? ये होता है कॉन्टेक्स्ट। हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश को सब्जेक्टिव सीखते हैं। ज्यादातर लोग जो इंग्लिश सीखते हैं और सिखाते हैं वो फेल होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वो इंग्लिश को सब्जेक्टिव ही देखते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होकर देखना नहीं चाहते। क्योंकि उसमें पड़ती है मेहनत, उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत आज के टाइम में तो कोई करना नहीं चाहता। सब जोमेटो से बुक कर देते हैं, कोई घर पे सूप बनाना नहीं चाहता, कोई खाना सजूर बनाना नहीं चाहता, कोई मिर्च मसाला पीसना नहीं चाहता, सब जोमेटो जोमेटो जोमेटो। और जोमेटो वाला आधा खा के देता है, कि वो आधा खा लेता है फिर बाकी दे देता लगे तुम्हें, ठीक है? लेकिन आदमी इतना आलसी, वो जूठा खा लेगा लेकिन काम नहीं करेगा। नहीं होता ऐसा? तो ये कहानी है। आलसी हमारे सारे बच्चे, मेहनत नहीं करना चाहते, मक्कारी देते हैं ये। ठीक है, मेहनत करो, चीजों को सीखो, समझो, उसका जिंदगी पर फायदा मिलेगा। मान लो तुम सीख गए, समझ गए, तो तुमसे तुम्हारे छोटे बच्चे सीखेंगे, ठीक है, छोटे भाई बहन सीखेंगे, अड़ोसी पड़ोसी सीखेंगे। अगर तुम्हारी बत्ती अपनी जल जाएगी तो तुम दूसरों को भी लाइट दे पाओगे, ठीक है?
यही होता है ना। अब पता चले तुम्हारी बत्ती खिंच गई, अब कोई लाइटर लेके आएगा लेकिन जलेगी नहीं क्योंकि बत्ती है ही नहीं, वो तो खींच दी किसी ने। तो ये होता है, जब हम खराब जगह से पढ़ते हैं, खराब लोगों से पढ़ते हैं ना, तो वो लोग हमारी बत्ती खींच देते हैं, फिर हम कभी जल नहीं पाते, और हम दूसरों को भी लाइट नहीं दे पाते, खुद भी अंधेरे में जीते रहते हैं, और दोनों बातें मत करो। तो बात समझ में आई। सीखना तो एक तरीके से रोशनी बनना है, सोर्स बनना है, कि अगर हम सीख जाएंगे तो हम दूसरे को सिखा पाएंगे। अपने बेटा बेटी को तो पढ़ा लेंगे, उनको तो अंकुल सर के पास नहीं भेजना पड़ेगा, उनको तो घर पे सिखा लेंगे, छोटे भाई बहन को सिखा लेंगे। लेकिन अगर हम पहले खुद सीखें तब ना। तो खैर कुल मिला के हम टाइम खराब नहीं करते। मैं तुम्हें ये समझाना चाहता कि प्रोवर्ब्स में बाकी सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है। बाकी सेंटेंस जितने भी होते हैं ना प्रोवर्ब को छोड़ के, उनका मीनिंग डेफिनेट होता नहीं है, हम मान भले ही लें, लेकिन उनका मीनिंग डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग बदलते रहते हैं, हम भले ही ना समझ पाए। मैं न्यूज़पेपर पढ़ के इंग्लिश सीखने के लिए इसीलिए मना करता हूं। मैं किसी को भी सलाह कभी नहीं देता कि न्यूज़पेपर से इंग्लिश पढ़ो। अब मैं उल्टा मना कर देता हूं अगर कोई सीख रहा होता है। अब वो मेरी बात मान ले ठीक है, ना मान ले अपनी ऐसी तैसी कराए, ठीक है, ज्यादा मैं पीछे भी नहीं पड़ता किसी हाथ धो के। लेकिन न्यूज़पेपर से इंग्लिश सीखने से सबसे बड़ा नुकसान पता क्या होता है, हमने जो पढ़ा है वो क्या पता है वो वही लिखा था जो हमने पढ़ा है। भाई मान लो न्यूज़पेपर पढ़ के तुमने कुछ समझ लिया, क्या गारंटी कि तुमने वही समझा जो लिखा था? क्या पता तुमने क्या समझ लिया, लिखा क्या था वहां पे। सब्जेक्टिव होता है ना वो पूरा। अच्छा दूसरा, ये किसे पता जो लिखा था वो ग्रामेटिकली सही था या गलत था? तो ये तो कहानी है। न्यूज़पेपर पढ़ के ना तुम्हें ये जान पाते जो लिखा था वो ग्रामेटिकली सही लिखा था, ना तुम ये जान पाते कि तुमने वही समझा जो लिखा था, पता चले लिखा कुछ और हो समझा कुछ और हो। वो सब्जेक्टिव अप्रोच है न्यूज़पेपर पढ़ के इंग्लिश सीखना, वो ऑब्जेक्टिव कभी नहीं होता, इसीलिए लोग वो अधूरे रहते हैं न्यूज़पेपर वाले। नहीं बिल्कुल नहीं बच्चे, मैं बस ये कह रहा हूं कि इसका मीनिंग जो है ना वो डेफिनेट नहीं है। इसका मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से दो हो सकते हैं। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि मैं उस पर्सन को नहीं मिला क्योंकि वो बीमार था, इसका मतलब ये भी हो सकता है मैं उसको मिला लेकिन इस वजह से नहीं कि वो बीमार था, आई मेट हिम फॉर सम अदर पर्पस, मैं उसको किसी और रीजन किसी और पर्पस से मिला। तो ये जो सेंटेंस होते हैं जो प्रोवर्ब नहीं होते, इनके मीनिंग डेफिनेट थोड़ी होते हैं, इनके मीनिंग डिपेंड करते हैं कॉन्टेक्स्ट पे, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलते रहते हैं। लेकिन हम होते हैं ढीठ, हमारे जो दिमाग में आता है हम उसी को सही मान लेते हैं, हमारे दिमाग में जो है हम वही सही मानेंगे भले दूसरा कुछ भी कहता रहे। तो ऐसा नहीं होता है, इन सेंटेंसेस के मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वेरी करते रहते हैं। मैं एक एग्जांपल से और ये बात समझाता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। कमल यूज्ड टू प्ले चेस विद अस इन द इवनिंग। अब जैसे देखो हमने ये सेंटेंस लिखा, कमल यूज्ड टू प्ले चेस विद अस इन द इवनिंग, ठीक है। अब अगर कोई पर्सन ये सेंटेंस कह रहा है या बोल रहा है तो वो इसके थ्रू आपको क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहा होगा जिसके लिए इसका यूज कर रहा होगा। मैं बताता हूं देखो क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। एक इसका मीनिंग ये हो सकता है कि कमल यूज टू प्ले चेस विद अस इन द इवनिंग बट नाउ ही डजंट, बट नाउ ही डजंट, लेकिन अब वो नहीं खेलता। जो सबसे कॉमन मीनिंग होगा, ज्यादातर लोग यही समझेंगे। और हालांकि है भी, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मीनिंग नहीं, ये भी है, लेकिन इसके मीनिंग और भी हो सकते हैं। और देखो क्या क्या हो सकते हैं। कमल यूज टू प्ले चेस विद अस इन द इवनिंग, नाउ मोहन प्लेस, अब आके मोहन खेलता है हमारे साथ। एक मीनिंग इसका ये भी हो सकता है, पहले वो हमारे साथ खेला करता था, नाउ ही वॉचेस, अब वो आके बैठ के वहां पे देखता खेलते हम किसी और के साथ हैं। ये हो सकता है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि पहले हमारे साथ खेला करता था चेस, ठीक है, अब वो आजकल हमारे साथ कैरम खेलता है, नाउ ही प्लेस कैरम। कैरम और सम अदर गेम, मतलब कैरम खेलता है या कोई भी और गेम खेलता है, मतलब खेलता है लेकिन चेस नहीं, अब कुछ और खेलता है। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि पहले हमारे साथ खेलता था, अब आजकल हमारे पड़ोसियों के साथ खेलने लग गया। बहुत हो सकते हैं बच्चे, बहुत। और क्या, ये भी हो सकता है, हाँ और बिल्कुल हो सकता है। नाउ ही प्लेज विद आवर नेबर्स, अब वो हमारे पड़ोसी के साथ बैठ के खेलता है आजकल। एक मीनिंग इसका ये भी हो सकता है। असल में होता पता है क्या, सीखने का मतलब दिमाग को खोलना होता है, कि हमारा दिमाग ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज को सपोज कर पाए, सोच पाए, समझ पाए। लेकिन हमारे लिए पढ़ने का मतलब होता है भर लेना दिमाग में, रूल भर दिए, क्वेश्चन भर दिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भर दिए, रट्टे भर दिए, पेज भर दिए। क्या मूर्खता दे रहे हो। सिखाने का मतलब होता है बच्चे के दिमाग को ओपन करो, ज्यादा ज्यादा खोलो, जिससे ज्यादा चीजों को समझ पाए, पढ़ पाए, जान पाए। और हम क्या करते हैं, उसको ठूस देते हैं, भर देते हैं, उल्टा काम कर रहे होते हैं, चीजें बाहर निकालनी है, हम अंदर भर देते हैं। तो एक मीनिंग इसका हो सकता है नाउ ही प्लेज विद आवर नेबर्स, अब वो हमारे नेबर्स के साथ खेलता है। दूसरा ये भी मीनिंग हो सकता है जिन्होंने बताया, नाउ ही प्लेज इन द आफ्टरनून, अब वो मॉर्निंग में नहीं आता, वो मतलब अब मॉर्निंग में आता, इवनिंग में नहीं आता। तो मतलब इतने वैलिड कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं इनमें से कौन सा मीनिंग होगा किसे पता। कोई भी मीनिंग हो सकता है, लेकिन हम होते हैं ढीठ,
हमने जो समझ में आया, मतलब हमारी खोपड़ी में जो है बस वही बेस्ट है, बाकी सब गलत है। ये गलत आदत होती है। आप अपनी जगह सही हो, दूसरा भी सही होगा अपनी जगह पे, लेकिन हम ढीठ होते हैं, हमारे दिमाग में जो आएगा हम वही मानेंगे, नहीं यही सही है, बाकी सब गलत है। तो इन सेंटेंसेस के जो मीनिंग होते हैं वो वेरी करते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, किस समय कह रहा है, कौन सी जगह पे कह रहा है, वो सारे मीनिंग उस पर डिपेंड करते हैं। प्रोवर्ब्स में ऐसा नहीं होता। प्रोवर्ब्स का मीनिंग एक ही होता है, हर समय वही होता है, हर जगह वही होता है, हर पर्सन के साथ वही होता है। ठीक है। तो जो प्रोवर्ब्स होते हैं ना, जैसे उसने कहा वो करण, और करण बताया इसने, अर्जुन बताया, क्या नाम बताया वे? हाँ, कि दुर्योधन। तो जैसे इसने करण ने बताया ना कि प्रोवर्ब्स का मीनिंग डेफिनेट होता है, तो वास्तव में प्रोवर्ब का मीनिंग डेफिनेट होता है। प्रोवर्ब्स के मीनिंग नहीं बदलते। इस सेंटेंस के देखो इतने मीनिंग हो गए, इसके भी दो मीनिंग हो गए, लेकिन उसका मीनिंग एक ही है। इट विल टेक टू टू मेक अ क्वारल का मतलब है कि जब भी कोई झगड़ा होगा तो एटलीस्ट दो पार्टियां होगी, सिंगल पर्सन झगड़ा नहीं कर सकता। ठीक है। तो हमेशा दो की जरूरत पड़ेगी तभी झगड़ा होगा, एक से होता नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है ना, इसका बस यही मीनिंग है, इसके अलावा इसका कोई मीनिंग नहीं है। अच्छा, ये जो इसका इफेक्ट है, अब देखो पास्ट में भी ऐसा ही होता था, झगड़े के लिए दो पार्टियां। ठीक है। आज भी ऐसा ही होता है, कल भी ऐसा ही होता रहेगा। तो ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं, इनका जो मीनिंग होता है वो डेफिनेट होता है, टाइम के चेंज होने से वो मीनिंग चेंज नहीं होता, उसका इफेक्ट परमानेंट होता है। तो परमानेंट इफेक्ट होने की वजह से, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होने की वजह से हम उसका टेंस ही नहीं चेंज करते, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। तो लिखो इट टेक्स टू टू मेक अ कोरल। और ये बातें ध्यान रखना जो समझाई गई हैं, ये आगे जरूरत पड़ेंगी बार बार। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान देना, यूनिवर्सल फैक्ट्स एंड प्रोवर्ब्स आर एक्सप्रेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जो यूनिवर्सल फैक्ट्स और प्रोवर्ब्स होते हैं ना, इनको तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा करो। अब देखो यूनिवर्सल फैक्ट्स जो होते हैं ना, वो तो तुम लोग जानते ही होगे, स्कूल कॉलेज में जो पढ़े लिखे हैं वही सब होते हैं। ठीक है। प्रोवर्ब्स वगैरह होती है, अपना नेट से डाउनलोड करके पढ़ लेना, नेट से डाउनलोड कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स विद देयर मीनिंग्स, 200-250 होती हैं जो आम बोलचाल में यूज होती हैं। कहीं से प्रिंट वगैरह निकाल लेना पीडीएफ फाइल का, बाद में अपना एक बार पढ़ लेना। तो प्रोवर्ब्स एक बार अपनी पढ़ लेना। ठीक है। और ये फैक्ट्स तो सबको ही पता होते हैं कौन से नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, वी हैव इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट्स yesterday। We have informed his parents yesterday। ये जो हैव इन्फॉर्म्ड हमने वर्ब फॉर्म लिखी है, इसने कौन सा टेंस बनाया? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। तो जो वर्ब फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब फॉर्म। अच्छा, जिस टाइम को रेफर करना है वो है यस्टरडे। तो हम देख रहे हैं कि जो वर्ब फॉर्म हम यूज कर रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट, टाइम लिख रहे हैं वो है पास्ट से, तो गलत हो गया। अब इसको सही करना पड़ेगा। सही कर वैसे, वी वर इन्फॉर्म्ड, तो यूपी का है। हाँ बोल, हाँ है ना, डिस्ट्रिक्ट बता। डिस्ट्रिक्ट मथुरा। अब देखो मैंने इसकी शक्ल से जान लिया यूपी का है। और इसने जब आंसर दिया तो मैं इसके वो डिस्ट्रिक्ट भी लगभग गैस ही कर लिया था। मैं हालांकि अलीगढ़ कर रहा था, निकला मथुरा का, वो पास में ही है, बॉर्डिंग है, दोनों डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे ही है। बहुत मारूंगा, समझा? वर इन्फॉर्म्ड क्यों लिख रहा है? तो वर लिखना पड़ता है पास बनाने के लिए हमेशा। मथुरा के पेड़े, बहुत कुटेगा तू। देखो एक चीज समझना यहाँ पे, पड़ोसी। हाँ, वी विल इन्फॉर्म। अच्छा, केवल इन्फॉर्म, अच्छा बढ़िया, बहुत अच्छी बात है तुम्हारी। तो हैव की जगह हैड लिखेंगे क्या? क्यों? मैं चाह रहा हूं हैव की जगह हैड लिख के सही करूं, क्यों गलत हो जाऊंगा मैं? अरे भाई बोलो तो सही, अगर मैं हैड इन्फॉर्म लिख दूंगा तो गलत हो जाऊंगा या सही? गलत क्यों हो जाऊंगा? तो बताओ गलत क्यों हो जाऊंगा? मैं तो हेड लिखूंगा। अब बताओ मैं गलत क्यों हो रहा हूं? तुम भी यार, हेड छोड़ो, कहना नहीं चाह रहा, मन में कह लिया, पड़ोसी हो। मुस्कुराइयो बाद में, पहले आंसर बता।
तेरी खीसें बड़ी फूट रही ना आज। इन्फॉर्म्ड आएगा ना, अगर मैं हेड लिख दूं तो गलत क्यों? रीजन नहीं पता, मतलब ये पता है गलत होगा, चलो बढ़िया। अब देखो पता है क्या, ये सेंटेंस खैर हमारा गलत है और हमें सही करना है। गलत इसलिए क्योंकि टाइम जो हमने लिखा पास्ट का है, टेंस प्रेजेंट का है। तो अब इसको सही करना है ना, तो आसान सा तरीका यही है जो ये लोग बता रहे हैं, अपना हैव हटाओ और ये सही हो गया। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन बच जा रहा है कि हम हैव को हेड लिख के क्यों नहीं सही कर रहे? जब भाई पास्ट है, पास्ट में हेड इन्फॉर्म लिख दो, पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्यों नहीं लिख रहे उसके लिए भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होना क्लियर कर लेना कि जो परफेक्ट टेंसेस हम यूज करते हैं, ये परफेक्ट टेंसेस कंप्लीशन शो करते हैं। ठीक है, अभी हमने यही पढ़ा कि परफेक्ट टेंसेस का यूज होता है कंप्लीशन शो करने के लिए। अब हमारे पास एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक होता है पास्ट परफेक्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इनमें से जो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है, ये होता है एब्सोल्यूट कंप्लीशन। पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट जो होते हैं, ये होते हैं रिलेटिव कंप्लीशन। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा भाई कहां फंस गए? अबे किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कहां फंस गए? नहीं लग रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जब हमें क्लियर हो जाएगा ना, तो बातें समझ में आनी शुरू होंगी। मतलब कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस बात को समझने से क्लियर हो जाएंगे कि जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनका यूज होता है कंप्लीशन शो करने के लिए। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो एक एब्सोल्यूट कंप्लीशन होता है और पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट हमेशा रिलेटिव कंप्लीशन होते हैं। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव से मतलब क्या समझ लेना। एब्सोल्यूट का मतलब कोई बच्चा बताएगा क्या होता है? हद है भाई तुम लोगों की। एब्सोल्यूट का मतलब बता दो, तू बता बे, एब्सोल्यूट का मतलब तू बता। धतूरे, तू बता। तू बता बेटा। एब्सोल्यूट का मतलब खैर दैट इज नॉट डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट नहीं है, जो खुद ही कंप्लीट है, खुद ही परफेक्ट है, जो बच्चे ने बताया। रिलेटिव का मतलब जिसका एग्जिस्टेंस किसी दूसरी चीज के रिलेशन में, मतलब रिलेटिव का मतलब कुछ ऐसा जो हमेशा किसी दूसरी चीज के रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। एक चीज देखो, कोई पर्सन जैसे गरीब होता है या अमीर होता है, तो अमीर होना कैसी क्वालिटी है, एब्सोल्यूट या रिलेटिव? रिलेटिव है। अगर कोई गरीब है तभी कोई अमीर है, अगर कोई अमीर है तभी कोई गरीब है। अब मान लो अमीर नहीं रहे कोई आदमी, तो क्या कोई गरीब बचेगा? गरीब नहीं रहे तो अमीर बचेगा। तो ये दोनों का एग्जिस्टेंस कैसा था? रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं था, वो रिलेटिव था। अब होता क्या पता है, जैसे ये हमारी टाइमलाइन हो गई मान लो, इसमें जो प्रेजेंट होता है ना वो एक पॉइंट होता है, और उससे पहले का सारा एक्सपेंशन पास्ट होता है और उसके बाद का सारा एक्सपेंशन फ्यूचर होता है। तो जो प्रेजेंट है वो हमारा पॉइंट होता है, टेम्पररी पॉइंट, जिस समय हम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट के आगे सब फ्यूचर है और उससे पहले का सब पास्ट है, मतलब पास्ट और फ्यूचर जो है वो एक्सपेंशन है, विस्तार है। ठीक है, प्रेजेंट एक पॉइंट है। मान लो प्रेजेंट में कोई एक्शन हुआ, तो कोई जरूरी नहीं उसके रिलेशन में कोई दूसरा एक्शन साथ में चल रहा हो, तो वो सिंगल एक्शन भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख दिया जाएगा, आई हैव इन्फॉर्म्ड देम। ठीक है, लेकिन जब आप पास्ट परफेक्ट यूज करोगे, फ्यूचर परफेक्ट यूज करोगे, तो वहां पे रिलेटिव कंप्लीशन शो करना पड़ेगा। मतलब पास्ट में किसी एक एक्शन के रिलेशन में कोई दूसरा एक्शन पहले हो गया तो हम उसे पास्ट परफेक्ट लिखेंगे। उसी तरीके से फ्यूचर में कोई एक्शन किसी दूसरे एक्शन से पहले हो गया तो हम उसे फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे। अगर हमारे पास ये फ्यूचर का एक्शन एक्स ना हो या पास्ट का एक्शन ये ना हो, तो फिर ये जो हम परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं ना वाई, ये नहीं यूज हो पाएगा, और ये जो परफेक्ट टेंस भी यूज कर रहे हैं ये भी नहीं हो पाएगा। देखो तुम में से ज्यादातर बच्चों ने किताबों वगैरह में पढ़ा होगा या कोचिंग वगैरह में भी हो सकता है पढ़ा हो कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसे हम कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। ये तो सबको पता है। अभी जो पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं ना, उसकी वजह भी यही होती है। देखो ये जो हमारा टाइम है, ठीक है, ये तो है प्रेजेंट। प्रेजेंट से बैक हम गए किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट ए हो गया पास्ट। अच्छा, उस पास्ट के पॉइंट से और बैक चले गए, बी में पहुंच गए, तो वो क्या हो गया? पास्ट ऑफ पास्ट। तो अगर हम प्रेजेंट से किसी पॉइंट पे बैक पहुंचे, प्रेजेंट से बैक चले गए, तो जिस पॉइंट में पहुंचे वो पॉइंट क्या होगा मान लिया? पास्ट होगा। अच्छा, फिर उससे अगर बैक और चले जाएं तब फिर कहां पहुंचेंगे? पास्ट ऑफ पास्ट। तो वो जो पास्ट ऑफ पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, ये स्टडी देखो टाइम का कौन सा पॉइंट है, प्रेजेंट या पास्ट है या पास्ट ऑफ पास्ट? पास्ट है। अगर वो टाइम पास्ट है तो उसके लिए टेंस कौन सा यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट? पास्ट इंडेफिनिट।
बस ये वजह। तो यहाँ पे हमें दो चीजें समझनी है कि एक तो वो रिलेटिव कंप्लीशन, दूसरा ये जो पास्ट और पास्ट वाली बातें होती है ना, जो हमें पहले से पता होती हैं, अगर हम इन्हें थोड़ा सा और क्लियर कर लें तो ये बात समझ में आने लग जाए, जो हम याद करते हैं। पास्ट एक टाइम है, पास्ट और पास्ट एक टाइम है। प्रेजेंट से बैक गए तो पास्ट, अब पास्ट से बैक गए तो पास्ट ऑफ पास्ट। तो पास्ट ऑफ पास्ट जो होता है ना, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जब हम पास्ट में बैक चले जाते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है, ठीक है। प्रेजेंट से बैक जाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, ठीक है। रह गई बात कंप्लीशन की। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही ब्रॉक द चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दी। अब एक चीज बताना, ये ही ब्रॉक द चेयर जो हमने एक्शन लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ये कैसा एक्शन है? कंप्लीट, इनकम्प्लीट, फ्रीक्वेंट? कंप्लीट ही है, कंप्लीट है ना, तोड़ दीजिए। अब अगर ये कंप्लीट एक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज हो रहा है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों यूज करें? सोचने वाली बात। भाई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और हमें ये पता है ये सही भी है, और हमें ये भी पता है कंप्लीट एक्शन है, तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही कंप्लीट एक्शन को रेफर कर देगा तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों यूज करें? रिलेटिव कंप्लीशन के लिए। अब अगर इससे पहले कुछ हो तो पास्ट परफेक्ट। तो जो पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस होते हैं ना, वो रिलेटिव कंप्लीशन होते हैं। उनका यूज हम तब करते हैं जब पास्ट में कोई एक्शन किसी दूसरे से पहले या फ्यूचर में एक्शन किसी दूसरे से पहले हो गया हो। अगर ऐसा ना हुआ तो फ्यूचर इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का यूज क्या करो। तो उस हैव को हम हैड इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि अगर हम उसे हैड लिख देंगे तो वो टेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस होता है रिलेटिव कंप्लीशन, उसको हमें रिलेट करना पड़ता है दूसरे दूसरे एक्शन से। दूसरा कोई एक्शन वहां पे है नहीं, एक बात। दूसरी बात, वो जो हमने टाइम लिखा है स्टैर्ड है, वो टाइम भी पास्ट है, वो पास्ट ऑफ पास्ट है नहीं। तो अगर वो टाइम पास्ट है तो उसके लिए टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। अगर वो टाइम होता पास्ट ऑफ पास्ट तो उसके लिए टेंस हो जाता पास्ट परफेक्ट। हाँ अभी लिख देंगे बेटा। एक क्वेश्चन और देखो, देखो जो समझाया जा रहा है ना, इसको अपना क्लियर इस पे फोकस करो। बाकी एग्जांपल्स में कोशिश करूंगा जो जरूरी है वो सारे डिस्कस होते रहे, नहीं तो टेंस बड़ा चैप्टर होता है। हम इस हफ्ते भी यही पढ़ेंगे सारी क्लासेज में, अगले हफ्ते भी यही पढ़ेंगे सारी क्लासेज में। अगले क्वेश्चन देखो, दे हैड सेंट मी दिस बॉक्स 5 years ago। अब देखो ये हैड सेंट हमारा टेंस हो गया, ठीक है, और 5 years ago टाइम हो गया। अगो का मतलब कोई बच्चा बताए तो जल्दी। अरे भाई अगो का मतलब बता दो। पहले मैं यही सुनना भी चाह रहा था और तुम बोल भी। कभी खाली टाइम में बैठ के सोचना कि तुमने इंग्लिश सीखने के चक्कर में कितनी हिंदी सीख ली है। हाँ, इंग्लिश सीखने के चक्कर में इंग्लिश सीख पाए नहीं सीख पाए वो तो नहीं पता, लेकिन हिंदी बहुत जबरदस्त सीख गए हो। पहले मूर्ख, तुम लोग सोचते नहीं हो कि हिंदी पढ़ रहे हो और कह रहे हो उसको इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अगो का मतलब ये बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट। अगो जो होता है ना एक्चुअल में एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें प्रेजेंट से बैक टाइम को रेफर करना हो। फिर से बता रहा हूं, जो भी वर्ड सीखते हैं उनके इंग्लिश मीनिंग में सीखा, उनके मीनिंग इंग्लिश में सीखा करो। इंग्लिश में मीनिंग सीखोगे तो वो बाकी जगह भी काम आएंगे, पूरे पेपर में काम आएंगे। वो देखो एक भालू सो रहा है, मुंह देखो कैसे बाहर है, तेरी तो। सो जा सो जा। दिन में खाएंगे भरपेट और फिर इनको आलस आएगा, फिर ये सोएंगे क्लास में। अध्याय। अब देखो जैसे हमारा प्रेजेंट ईयर 2019 हो गया, अब 2019 से हम 5 years बैक जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? 2014। अब ये हमारा प्रेजेंट ईयर जहां से हम बात कर रहे हैं, और ये वो हो गया पॉइंट इससे पहले का, तो ये पास्ट हो गया, ठीक है। तो अगर हम 5 years अगो लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम प्रेजेंट से बैक जा रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट से कहीं भी बैक जाएंगे तो वो पास्ट होगा। अगर तो 5 years अगो जो हमने लिखा है वो टाइम वो पास्ट है, अगर वो टाइम पास्ट है तो उसके लिए जो टेंस है उसकी जगह वो कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट तो ऐसे लिखते हैं। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, दे सेंट मी दिस बॉक्स 5 years अगो। फिर से समझ लो, अगो का मतलब बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट। हम प्रेजेंट से 5 years बैक गए तो हम पहुंच गए पास्ट में। अगर हम पास्ट में पहुंच गए और वहां के किसी एक्शन को डिस्क्राइब करना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करो। पास्ट ऑफ पास्ट होता तो पास्ट परफेक्ट लिखते हैं। अब एक एग्जांपल देखो, उसका भी समझाई देता हूं। व्हेन ही met me in 2014, we had worked together 5 years ago।
अब देखो हमने लिखा व्हेन ही मेट मी इन 2014 वी हैड वर्क टुगेदर 5 years अगो, कि कोई पर्सन है वो हमसे 2014 में मिला, ठीक है। और जब वो हमसे मिला उससे पहले हमने कभी साथ में काम किया होगा, 5 साल पहले कभी साथ में काम किया होगा। अब देखो आज ये बात हम बता रहे हैं 2019 में, तो 2019 हमारे लिए प्रेजेंट है। फिर हम बता रहे हैं जिस एक्शन के बारे में बात की जा रही है वो 2014 का है, तो वो पास्ट हो गया, मिलना पास्ट का काम हो गया, ठीक है। लेकिन साथ में काम करना उससे भी 5 साल पहले का काम हो गया, तो वो हो गया 2009। अभी जो 2009 है इसे हम क्या कहें, पास्ट प्रेजेंट या पास्ट ऑफ पास्ट? ये है पास्ट ऑफ पास्ट। अगर ये पास्ट ऑफ पास्ट है तो जो भी एक्शन 2019 में हुआ उसके लिए तुम टेंस कौन सा यूज करोगे? पास्ट परफेक्ट। तो ये पास्ट परफेक्ट हमने जो हैड वर्क लिखा है बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि वो वास्तव में हम 2014 जो हमारा पास्ट का टाइम है ना, हम उससे बैक गए। तो अगर 2014 जो पास्ट का टाइम है उससे बैक जाओगे तो पास्ट ऑफ पास्ट में पहुंच जाओगे, पास्ट परफेक्ट टेंस लेना पड़ेगा, वो सही है, ठीक है। लेकिन एक चीज समझना, हमने कहा था कि अगो का मतलब तो बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट होता है, और वो तो हम बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट जा रहे हैं, तो वो जो अगो है ना वो गलत हो गया। टेंस सही है, लेकिन ये अगो जो होता है ना प्रेजेंट से बैक जाने के लिए होता है, पास्ट से नहीं। पास्ट से बैक जाना तो बिफोर लिखो। तो यहाँ पे एक चीज और भी समझना, अगो का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट और बिफोर का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट। इसलिए कहता हूं पहले मत सीखा करो। अब अगो का मतलब भी पहले, बिफोर का मतलब भी पहले। इंग्लिश में सीखोगे तो बेहतर यूज कर लोगे, हिंदी में सीखोगे तो पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ वाला काम होगा। हाँ बच्चे। हाँ देखो बच्चे, पास्ट परफेक्ट टेंस रिलेटिव कंप्लीशन होता है, उसका यूज हम करते हैं तब जब पास्ट में कोई एक्शन किसी दूसरे से पहले रिलेटिवली पहले हुआ हो। ये एक्शन रिलेटिव है एब्सोल्यूट, सिंगल एक्शन है, कोई दूसरे एक्शन से रिलेटेड तो है नहीं, तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। इसलिए वो बात पहले समझा दी, वो ध्यान रखनी पड़ेगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कंप्लीशन शो करता है, पास्ट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीशन शो करता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का कंप्लीशन रिलेटिव होता है, पास्ट इंडेफिनिट का एब्सोल्यूट होता है। चाहे वैसे समझ लो, और नहीं तो अपना सीधा ऐसे समझ लो कि पास्ट का टाइम है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट ऑफ पास्ट का टाइम है तो पास्ट परफेक्ट। अब देखो कहां पे बेटा, लेकिन बिफोर लगा दोगे तो बिफोर जाओगे पास्ट के पॉइंट से, तो उसका रेफरेंस कहां है सेंटेंस में? भाई यहां तो हमारे पास पहले से रेफरेंस था ना 2014 पास्ट का, तो हम बैक चले गए, वहां पे तुम्हारे पास रेफरेंस तो है नहीं, ठीक है, तो वो तो लिखना पड़ेगा। फिर से यहां पे आ जाओ, जैसे हम 2019 से 2014 गए, तो इसके लिए हम जो टाइम फ्रेज यूज करेंगे ना वो होगी 5 years अगो। लेकिन अगर हम 2014 जो कि पास्ट है उससे 5 years बैक चले जाएं, तो उसके लिए जो टाइम फ्रेज यूज होगी वो होगी 5 years बिफोर। एक चीज देखो तुम्हें और बताता हूं, अगर तुम रिलेट कर पाओ। मैं कहता हूं ना जैसे हम चीजों को सीखते टुकड़ों में, लेकिन जब हम सब सीख जाए ना तो वो सब आपस में जुड़ के एक पिक्चर बननी चाहिए। अगर वो सीखने के बाद में, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में भी टुकड़े बना रहे तो फिर वो हमें ज्यादा फायदे नहीं करता। जैसे ज्यादातर बच्चों ने नरेशन में ये पढ़ा ही होगा कि अगो बिफोर में चेंज हो जाता है। ये तो सबने लगभग पढ़ा होता है कि जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो अगो बिफोर चेंज होता है। क्या अब ये समझ में आ पा रहा है ऐसा क्यों होता है वहां पे? यही वजह होती है, जब एगो यूज होता है तो टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट, फिर हम नरेशन में टेंस चेंज कर देते हैं पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में फिर एगो यूज नहीं हो पाएगा तो हमें लिखना पड़ जाता है पास्ट बिफोर। तो ये जो सारी चीजें हम भले टुकड़े में सीखते हैं लेकिन ये सब आपस में जुड़नी चाहिए, सिलेबस खत्म होने पे सब एक ही चीज बन जानी चाहिए, और अगर एक नहीं बन पाई तो फिर ये खतरा है। तो फिर से समझ लो, अगर हम 2019 से बैक गए तो 5 years अगो, 2014 से बैक गए तो 5 years बिफोर। अब मान लो अगर हम 2019 से ही 2009 चले गए तो, हाँ तो भी अगो ही रहेगा, बस 5 की जगह 10 हो जाएगा। कुल मिला के हम प्रेजेंट से कितना ही बैक जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें ये अगो ही लिखना पड़ेगा, 10 years अगो ऐसे हो जाएगा। देखो किसी भी सेंटेंस में ये स्टडी लिखा है, अगो लिखा, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ऐसे कुछ लिखा, कोई पास्ट का टाइम लिख दिया, मान लो चाइल्डहुड लिख दिया, 2013 लिख दिया है, 2009 लिख दिया, ठीक है, द प्रीवियस डे लिख दिया, द प्रीवियस ईयर लिख दिया, एटसेट्रा। अगर हम कोई भी ऐसा टाइम एक्सप्रेशन लिख दें जिससे ये पता चल जाए कि ये पॉइंट पास्ट का है, तो वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
एक चीज, ठीक है, ये तो चलो अभी यहाँ तक के लिए, आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं चीजों को, कल यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, एक तो जो यहाँ से पढ़ के जाता है वो मैंने कल भी तुम लोगों को बताया होगा, जो नए बच्चे कल की क्लास में आ रहा है उन्हें मैं याद दिला देता हूँ कि यहाँ पे तुम्हें शुरू में ऐसा लगेगा हफ्ते भर की तेज पढ़ाया जाता है, हालांकि वो तेज वेज होता नहीं है, तुम स्लो होते हो इसलिए तुम्हें लगता है तेज पढ़ाया जा रहा है, वो बाद में तुम्हें अपने आप समझ में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तब तक तब तक अपना ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, घर जाके रिवीजन करेंगे अपने नोट्स का, और जो भी क्लास लेक्चर होगा, डाउट्स आउट कोई रहेगा तो मैं शुरू में नए बैचेस के बच्चों को टाइम दे देता हूं, तो उसमें अपना पूछोगे, ठीक है। डाउट्स आउट साथ में क्लियर करते रहने हैं, रिवीजन लगातार करते रहना है, और बस इतना ही अभी करना है, कोई प्रीवियस ईयर की बुक, कोई रट्टा वट्टे के चक्कर में मत पड़ जाना। बाकी आज के लिए सभी को बाय, अब कल मिलते हैं। हाँ भैया।